सभी डीएलएड साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। और देखिए फ्रेंड्स, हिंदी का आज हम पूरा, आप कह सकते हो जितना भी आपका अति लघु, लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्न है, पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस एक वीडियो को देख लेते हो तो 100% कंफर्म है कि आप हिंदी में आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक प्रशिक्षु जो अपनी तैयारी है बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे, उसके बाद से अति लघु और उसके बाद से बहुविकल्पीय प्रश्न। जो हिंदी आपका जो पेपर होता है यह 25 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अदर सब्जेक्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, और अगर आप हो सके तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा। जितना भी महत्वपूर्ण फैक्ट है आप इसको लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, बस आप इस एक वीडियो, अब आपको अपना टाइम देखना है कि क्या आपके पास उतना टाइम रह जाता है या नहीं। बस इस वीडियो को आप पूरा पढ़ लेंगे तो कंफर्म है कि आपके हिंदी में एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही बेसिक, और इसमें जितने भी प्रीवियस पेपर यानी जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन है। ठीक है, और जिसमें सबसे पहला प्रश्न है संज्ञा किसे कहते हैं, जिसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसमें कितना याद करना है ये भी हम डिस्कस करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम का बोध होता है उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, यमुना, आगरा, दीपावली, हंसना, रोना आदि। तो पहला प्रश्न क्लियर हो गया, संज्ञा किसे कहते हैं, यानी जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम का जब हमें बोध होता है उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, स्पष्टीकरण के लिए राम शब्द से व्यक्ति विशेष का बोध होता है, यमुना, आगरा शब्द से विशेष स्थान का बोध होता है, दीपावली, हंसना, रोना, ये सभी क्या है, ये एक बोध कराता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि समास विग्रह किसे कहते हैं, किन्हीं 3 समास के नाम तथा उसके एक एक उदाहरण लिखिए। सबसे पहले हम जानेंगे समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ संक्षेप में 2 या 3 शब्दों को मिलकर एक करना ही समास है। बस इतना ही याद रखना है आप सभी को कि समास का जो अर्थ हो जाता है, संक्षेप में अगर हम कहें तो 2 या 3 शब्दों को मिलाकर संक्षेप में, यानी बहुत सारे, जैसे एक शब्द ये है, एक शब्द ये, इसको हम मिला के एक संक्षेप बना देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्याधन आलय, माता और पिता, हमने क्या, माता पिता, रोग से पीड़ित, हमने क्या बना दिया, रोग पीड़ित, यथाशक्ति। तो ये क्या है, सभी क्या है, समास है। तो इसमें बहुत ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस प्रकार 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने शब्द को हम क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। समास होने के बाद परस्पर मिले हुए पद को हम समासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। पहला लाइन क्लियर हो गया, समास किसे कहते हैं। तो ये 2 या 2 से शब्दों को मिलाकर एक शब्द जब उसे हम बनाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। और जब समास होने के बाद परस्पर मिले हुए पद, ठीक है, परस्पर मिले हुए पद को हम समासिक पद या समस्त पद कहते हैं। समासिक पद को अलग अलग करने के लिए हम समास विग्रह कहा जाता है। यानी जो समासिक पद होता है जब उसको हम अलग अलग करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, समास विग्रह। जैसे मेघनाद का विग्रह करेंगे तो मेघ के समान नाद, तो ये सभी क्या है, हम इसका विग्रह करते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रत्यय और उपसर्ग भांति भी समास की रचना का महत्वपूर्ण है। यहाँ 3 समास के बारे में पूछा है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी समास। ठीक है, ये सभी तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो यहाँ पे केवल 3 पूछा है। तो द्विगु समास यानी फॉर एग्जाम्पल आपका चौराहा, ठीक है, जिसमें आप कह सकते हो कि अंक हो, अंक से स्टार्ट होता है, तो उसे हम द्विगु समास। द्वंद्व समास आप कह सकते हो माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन। ठीक है,
सुख दुख, सुख और दुख, ये सभी क्या है, द्वंद्व समास। बहुब्रीहि समास का उदाहरण आप ये याद रख लीजिए, बहुब्रीहि समास, इसमें देवताओं का नाम ज्यादा आता है, ठीक है, यानी नीलकंठ। तो ये क्या है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है, किसका कंठ नीला है, तो फ्रेंड्स शिव का, ठीक। तो इस तरीके से समास और समास पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, समासिक पद को जब हम अलग अलग करते हैं उसी को हम समास विग्रह कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका प्रश्न है कि भूतकाल एवं भविष्य काल में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। भूतकाल क्या होता है, भविष्य काल क्या होता है, फ्रेंड्स आप सभी को पता है, भूतकाल यानी पास्ट और भविष्य क्या है, हमारा फ्यूचर, वर्तमान क्या है, जो अभी चल रहा है। सो यहाँ पे भूतकाल यानी भूतकाल का प्रयोग भूतकाल की क्रियाओं के लिए किया जाता है जो आज से पूर्व हो चुकी है, इसमें लकार का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसका प्रयोग भूतकाल में होने वाली किसी भी कार्य को बताने के लिए होता है, जैसे राम घर गया, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल से दोनों क्वेश्चन है, इसको मुझे नहीं लगता है डिस्कस करने की आवश्यकता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, तो उदाहरण सहित इसको स्पष्ट कीजिए, जो कि 2019 प्रथम का पूछा हुआ प्रश्न है। सर्वनाम किसे कहते हैं फ्रेंड्स, अभी हमने संज्ञा डिस्कस किया, उसी प्रकार से सर्वनाम, सर्वनाम यानी सर्वनाम किन दो शब्दों को मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम को। तो यहाँ पे सर्वनाम का जो सिंपल डिफिनीशन हो जाता है कि संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, यानी आप इस प्रकार कह सकते हो कि वे शब्द जो सभी संज्ञाओं के बदले पूर्व पर संबंध के साथ प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप कह सकते हो राम वहां गया, राम खाना खाया, राम सो गया। तो हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, राम क्या है, संज्ञा है, लेकिन वह राम खाना खाया, वह सो गया, वह क्या है, एक सर्वनाम है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप सिंपल सर्वनाम की परिभाषा लिख सकते हो कि सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम, और इसका जो डिफिनीशन हो जाता है कि संज्ञा के बदले में ये प्रयुक्त होता है। फॉर एग्जाम्पल यह, वे, तुम, मैं, ये सभी क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु दो उपाय लिखिए, यानी जो छात्र हैं किस तरीके से उच्चारण करें ताकि उसमें सुधार हो और बहुत ही अच्छे से वो बोल सके। इसमें सबसे पहला देखिए, दो ई को, जैसे आपका ई को दीर्घ ई के रूप में, देखिए एक होता है छोटा ई, एक होता है बड़ा ई। तो जो छोटा ई होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ई, और जो बड़ा ई होता है उसको हम बोलते हैं ई, यानी हम जो ई का मात्रा इसको हम थोड़ा देर तक ले जाते हैं, देर तक बोलते हैं। तो यहाँ पे ये पहला कह रहा है कि ई को दीर्घ और ई के रूप में उच्चारण करने का दोष बहुत ज्यादा पाया जाता है। जैसे इमली, हम इमली को पढ़ते हैं इमली, अब बहुत सारे प्रशिक्षु को पढ़ेंगे इमली, तो ई को क्या करते हैं बहुत देर तक, लेकिन ये छोटा ई है। अगर हम कहें इसको, अगर आप बोलते हो ईक, तो क्या हो जाएगा, इसको आप बोलेंगे ईक, तो ई क्योंकि ये बड़ा ई है। तो अतः हस और ई का उच्चारण अभ्यास, यानी केवल और केवल अभ्यास करने से ही जो ये दोष है खत्म होगा। उसके बाद आपका ओ और बड़ा ओ बोलने का दोष, अतः ऐसे शब्दों का उच्चारण करने में बहुत ज्यादा दोष आता है, तो इसको अभ्यास के थ्रू यानी प्रैक्टिस के थ्रू ही इसको दूर किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, चिन्ह दर्शाइए। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक, विस्मयादि बोधक या संबंध सूचक, निर्देशक, योजक, कोष्टक, अवतरण या उद्धरण, विवरण, हंसपद। तो कुल 11 होते हैं, आप इसको याद कर सकते हो क्योंकि विराम चिन्ह आपके सिलेबस में है, तो कंफर्म है कि आप सभी के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो विराम चिन्ह ये होता है, अल्प विराम जो होता है इस तरीके से, अर्ध विराम जो होता है इस तरीके से, प्रश्नवाचक इस तरीके से, विस्मयादि बोधक इस तरीके से, निर्देशक जो होता है इस तरीके से होता है, योजक जो होता है थोड़ा छोटा होता है, निर्देशक जो होता है बड़ा होता है, और योजक जो होता है छोटा होता है, कोष्टक इस प्रकार से होता है, अवतरण या उद्धरण यानी आप कह सकते हो सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा, विवरण चिन्ह यानी इसके बारे में कोई भी टॉपिक आपने, जैसे हम कुछ लिखते भी हैं तो हम जैसे योजक के बारे में लिखेंगे तो इस तरीके से हम कहेंगे, यानी वो जो हम चिन्ह बनाते हैं विवरण चिन्ह, हंस पद, जब हम कुछ छूट जाता है तब जैसे हम लिखते हैं अवतरण उदाहरण चिन्ह, या जब छूट जाएगा तो हम इस तरीके का चिन्ह बनाकर यहाँ पे या लिख देंगे। तो इस तरीके से आप सभी को विराम चिन्ह के बारे में जानकारी हुई। कुल 12 होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं तो पूर्ण विराम, इसको क्या बोलते हैं तो अल्प विराम, इसको क्या बोलते हैं तो अर्ध विराम, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक, निर्देशक, योजक, कोष्टक,
ठीक है, विराट चिन्ह इस प्रकार से होता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन है जिसको आप याद कर लीजिएगा, हंस पद जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन तैयार हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शिक्षण में मौन वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए, जो कि 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। मौन वाचन से आप क्या समझते हो, मौन वाचन का महत्व क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को अगर हम सिंपल कहें मौन वाचन क्या होता है, मौन वाचन का जो सिंपल अर्थ होता है कि मन में कि कोई भी किसी भी टॉपिक को या किसी भी बुक को पढ़ रहे हो तो आप मन में पढ़ रहे हो बिना शोर मचाए। ठीक है, जैसे अभी हम जो बोल रहे हैं मौन ध्वनि आप कह सकते हो, मौन वाचन नहीं है, ये क्या है, एक सस्वर वाचन है। यानी मैं बोल के आप सभी को बता रही हूँ, लेकिन जब आप जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे होंगे तो जरूरी नहीं है कि आप बोल रहे होंगे, बस समझ रहे होंगे और मन में ही पढ़ रहे होंगे, तो ये क्या है, एक मौन वाचन है। और जो मैं कर रही हूँ क्या है, एक सस्वर वाचन है। तो आई होप कि आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा मौन वाचन क्या होता है और सस्वर वाचन क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में इतना जानने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल आप लिख सकते हो, क्योंकि अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो फिर वो तो आप सीरीज से भी पढ़ लेंगे। लेकिन मौन वाचन देखिए, इसका सिंपल आप लिख देंगे, मौन वाचन का जो डिफिनीशन हो जाता है और महत्व भी पूछा है। मौन वाचन का मतलब जो होता है कि जब हम किसी भी कोई भी किताब को जब हम मन में पढ़ते हैं बिना शोर मचाए या बिना ध्वनि, तो वो क्या होता है, मौन वाचन होता है। ठीक है, अब इसका महत्व क्या होता है ये भी जानेंगे। तो मौन वाचन का सबसे अच्छा महत्व तो ये होता है कि जब आपको अवकाश टाइम, यानी जब कुछ टाइम आपको थोड़ा फ्री होते हैं या जैसे क्लास टाइम चलता है, आप उदाहरण भी लिख सकते हो, तो आप उस टाइम खाली होते हो तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं और अगर आपको फ्री टाइम है तो आप उसमें जो भी आपने बुक पढ़ लिया या कुछ भी आप पढ़ लिया, तो वो क्या है, इसका महत्व है। यानी बिना किसी को डिस्टर्ब किए, ठीक है, आप किसी भी बुक को, किताब को आप उस समय पढ़ सकते हो, तो ये इसका महत्व हो गया। तो मौन वाचन से आप क्या समझते हो और मौन वाचन का क्या महत्व है, बस 1 से 2 लाइन इतना इसके बारे में याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? क्योंकि 2 से 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो आप इजी है, आप समझ गए कि मौन वाचन क्या होता है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणतंत्र दिवस के बारे में लिखिए। जिस तरीके से आपका इंग्लिश है सेम इसमें भी है, लेखन एवं पाठन, क्षमता का विकास, पुस्तकालय, खेलकूद, उपयोगिता। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी के साथ आप लिख सकते हो। गणतंत्र दिवस के बारे में आप सभी को पता है, हर साल आप गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मनाते हो, जो कि हमारा जो देश है पूर्ण रूप से आजाद हुआ था। पहले हमारा जो था वो था स्वतंत्रता दिवस, जो कि 15 अगस्त को, लेकिन हमें पूर्ण रूप से आजादी मिली थी गणतंत्र दिवस। यानी आप कह सकते हो सन 26 जनवरी 1950 को यह संविधान में लागू किया गया। बस इतना ही, क्योंकि इतना ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखिए दूसरा जो टॉपिक कह रहा है लेखन एवं पठन क्षमता का विकास, यानी आप किस तरीके से लिखने की क्षमता का विकास करते हो और किस तरीके से पढ़ने का क्षमता का विकास कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब तक आप लिखने में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक विकास नहीं होने वाला है। जब तक आप किसी बुक को बार बार नहीं पढ़ेंगे, किसी टॉपिक को बार बार नहीं पढ़ेंगे, तब तक विकास नहीं होने वाला है। ठीक है, पुस्तकालय क्या होता है, तो पुस्तकालय के बारे में लिखेंगे कि पुस्तकालय, वहां पुस्तकालय का जो सिंपल अर्थ हो जाता है कि जब एक बालक, छोटा सा बालक जब स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसको सबसे पहले एक बुक दी जाती है, किताब दी जाती है, किताब के माध्यम से वो बहुत कुछ सीखता है। और पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें रखी जाती है, हर एक बालक के अनुसार जो जिस तरीके के जैसे क्षमता रहेगी उसी के अनुसार उसको पुस्तक दिया जाता है। पुस्तक में क्या होता है, पुस्तक में उसको सीखने के लिए सारी जो बड़े बड़े लोग होते हैं, क्योंकि पुस्तक किसने छापा है, हम ही और आप जैसे लोग जब उस अब कह सकते हो उस लेवल पर हम पहुंच जाते हैं तो हम पुस्तक लिखना स्टार्ट करते हैं। जो आपने सीखा उस पुस्तक में लिखा, तो फिर उस पुस्तक के माध्यम से जो बच्चे होते हैं या जो आप जिस लेवल के हैं आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हो। खेल कूद की उपयोगिता क्या है इसके बारे में बताइए। तो फ्रेंड, खेल कूद के बारे में आप सिंपल लिख सकते हो, खेल कूद क्या है। खेल कूद, एक बालक जब जन्म लेता है या जब स्कूल में आपने देखा भी होगा, स्कूल में खेल की उपयोगिता क्यों होती है, क्योंकि हमने अरस्तु के अनुसार देखा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का ही निर्माण हो सकता है। क्योंकि अगर आपका स्वस्थ शरीर ही नहीं रहेगा तो आपका पढ़ाने से या उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो इसलिए हर एक बालक को सक्रिय रहना चाहिए, वो चाहे मानसिक रूप से हो या फिर शारीरिक रूप से हो। अब शारीरिक रूप से वो स्वस्थ कैसे रहेगा, तो योग मतलब कि वो खेल कूद करे, ठीक है,
उसका जो शरीर है बहुत ही अच्छा हो, तो क्या होगा, वो एक्टिव रहेगा और जब कुछ आप पढ़ाएंगे तो बहुत ही आसानी से सीख सकेगा। देखिए इसके बारे में हमने बता दिया। फिर अगला जो आपका क्वेश्चन है कि किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्दों में स्वतंत्र, यानी आपका जो भी एक राष्ट्रीय पर्व है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गणतंत्र दिवस के बारे में लिख दीजिए, दशहरा के बारे में लिख दीजिए, दीपावली के बारे में लिख दीजिए। वेरी सिंपल है, ठीक है, इसको हम लोग नहीं डिस्कस करते क्योंकि आप इसको कर लेंगे, मुझे पता है। ठीक, तो यहाँ पे पूरा लिखा है पुस्तकालय, इसको हम लोग छोड़ते हैं क्योंकि इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? जो महत्वपूर्ण है उसी को हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है, कहानी का महत्व क्या है। कहानी का महत्व क्या है, तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कहानी होता क्या है, कहानी क्यों लाया गया। कहानी इसलिए लाया गया ताकि जब एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तब उसको अगर आप बड़ी बड़ी बातें करने लगेंगे तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कहानी जो होता है आपके, आप कह सकते हो मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है या जो कुछ भी चलता रहता है, जो आपकी दिनचर्या में होता है, उसी से रिलेट करके कहानी बनाया जाता है। कहानी जो होता है वो हम कल्पनाशील होता है, हम अपने थ्रू भी बना सकते हैं, जो बच्चों को मनोरंजन करे, उनको सक्रिय करे, उनको प्रेरणा दे, तो हम इसी तरीके की कहानी बनाते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कहानी का महत्व क्या है। कहानी का महत्व क्या होता है? कहानी का महत्व ये होता है, सबसे पहला पॉइंट ये कि कहानी से उन्हें कुछ करने की सीख मिलती है, उससे प्रेरित होते हैं। कहानी से उन्हें मनोरंजन के साथ साथ आप कह सकते हो कि किसी क्षेत्र में जाने का प्रयास करते हैं। कहानी के अनुसार वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। फ्रेंड्स आप सभी को मैं बता दूं कि अगर कोई बालक कहानी सुनता है तो क्या होता है ना, जो उसकी स्मृति, फॉर एग्जांपल मैं अभी कहूँ ये आपको लेसन याद करना है, ठीक है, ये आपको साइंस पढ़ना है या आप कह सकते हो ये आपको साइंस पढ़ना है और यहाँ पे कहानी, तो कहानी का आप 20 से 30 पेज कह दो, वो बालक कहीं से भी पॉइंट आप पूछो वो बिल्कुल सटीक बताएगा। लेकिन अगर हम वही बात करें साइंस की, तो साइंस में क्या होता है, आप एक कहीं से क्वेश्चन पूछो और बहुत ही मतलब जो स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा तभी उसका सही और सटीक आंसर करेगा, वरना बहुत ही कम चांसेस होते हैं। लेकिन अगर हम कहानी की बात करें तो वो जैसे ही पढ़ता है तो उसको याद हो जाता है। ऐसा क्यों, ये सोचने वाली बात है ना। यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो कहानी होता है वो एक व्यक्ति, एक मानव, एक बच्चे के जीवन से जुड़ा होता है। जिस तरीके से उसके साथ होता है वहां उस कहानी में अपने आप को वहां पर वो रख लेता है। तभी जैसे आप सभी को पता है सीरियल देता है, सीरियल में क्या होता है, जो आपके जीवन में होता है सेम उसमें भी वैसे ही दिखाया जाता है। ठीक है, आप कहते हैं ये अच्छा नहीं है बुरा है, ये बुरा नहीं है अच्छा है, तो आपके जीवन में जैसा होता है सेम वैसे ही करके उसमें भी दिखाया जाता है। इसलिए वो क्या लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक, तो बालक की स्मृति बहुत ज्यादा तेज होती है, कल्पनाशील होता है, मनोरंजन आप कह सकते हो, सीखने में उसको प्रेरणा मिलती है। तो ये सभी महत्व है। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा लिखा है। तो अब देखिए मुंशी प्रेमचंद के अनुसार कुछ स्टेटमेंट है जिसको हम एक बार देख लेते हैं। तो कहानी एक ऐसी रचना है जिसे जीवन की किसी एक अंश या एक मनोभाव को प्रकट करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है, रायबर्न के अनुसार प्रत्येक शिक्षक को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह एक अच्छा कहानी सुनाने वाला बन जाए। किसी भी निपुण शिक्षक को कोई बात इतनी सहायता नहीं करती जितनी की कहानी सुनाने की निपुणता। तो ये हमने जाना मुंशी प्रेमचंद के अनुसार और रायबर्न के अनुसार। तो आई होप कि आप अगर कहानी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको बहुत ही इजीली तरीके से आप लिख सकते हो। देखिए अगला जो प्रश्न है, कहानी शिक्षण की उपयोगिता क्या है। तो जस्ट मैंने आप इसका महत्व बताओ या उपयोगिता बताओ, दोनों एक ही होता है। और ये क्वेश्चन 2017 और 2019 सेकंड का पूछा हुआ प्रश्न है। तो कहानी शिक्षण से क्या होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है। कहानी शिक्षण से बालक में सर्वांगीण विकास होता है। कहानी अभिव्यक्ति सृजनात्मक अर्थ ग्रहण का विकास करती है। कहानी एक मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन होती है। ठीक है, कहानियां जो होती है विद्यार्थियों को गद्य पढ़ने के लिए उत्साहित करती है। कहानियां जो होती है विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करती है। कहानी शिक्षण के उद्देश्य क्या है। कहानी का मुख्य उद्देश्य है छात्रों का मनोरंजन करना, आनंद प्रदान करना। ठीक है, इसका मुख्य, और सीताराम चतुर्वेदी ने इनका कहना है कि
कहानी का मुख्य उद्देश्य आनंद लेना है। जिस प्रकार गंगा स्नान के लिए भक्त का मुख्य उद्देश्य गंगा का स्नान करना होता है, किंतु इसके साथ साथ उसके देव दर्शन भी मिल जाते हैं, उसी प्रकार पाठशाला में कहानी कहने का प्रधान उद्देश्य बालकों को आनंद देना है, भले ही उसमें नीति, व्यवहार, शिष्टाचार आदि के उपदेश निकल आते हैं। ठीक है, इसके उद्देश्य आप सिंपल पॉइंट टू पॉइंट जान सकते हैं। ज्ञान को सरल और रोचक के रूप में प्रस्तुत करना, छात्रों को शब्द, सूक्ति, लोकोक्ति व मुहावरों का ज्ञान कराना, छात्रों को भाषा की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना, छात्रों में विचार, कल्पना व तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में ध्यान पूर्वक सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने के कौशल विकसित करना। ठीक है, तो ये कुल उद्देश्य है, उतना याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है, कहानी शिक्षण की कौन कौन सी विधियां होती है। तो फ्रेंड्स, कहानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको तो आप याद कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है जिसको आपको याद करना होगा, इसको आप बना नहीं सकते हो। सो यहाँ पे कहानी शिक्षण की जो निम्न विधियां है, पहला तो है वार्तालाप विधि, दूसरा है चित्र विधि, तीसरा है प्रश्नोत्तर विधि और चौथा है कहानी विधि, कहानी कथन विधि। वार्तालाप विधि क्या होता है? वार्तालाप विधि होता है सर्वप्रथम बच्चों को पशु, पक्षियों एवं अन्य रोचक पात्रों वाली छोटी, सरल और मनोरंजक कहानियां, लोक कथाएं तथा रोचक प्रसंग को हाव भाव मतलब गतिविधि के साथ सुना, यानी उनसे वार्तालाप करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक चिड़िया की कहानी सुना रहे, तो आप उसी के प्रकार, आप उसी तरीके से हाव भाव करेंगे, तो ये क्या होता है? वार्तालाप विधि, यानी उनसे बात करके। या आप सिंपल कह सकते हो कि कहानी में जिस तरीके से जो शब्द आता है उसी के अनुसार आप सभी को अपना जो भी हाव भाव है उनके सामने प्रस्तुत करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपका है चित्र विधि, यानी चित्र विधि के द्वारा आप कहानी, जैसे कोई एक चिड़िया का चित्र बना देंगे और उसके बारे में बताएंगे। प्रश्नोत्तर विधि आप कह सकते हो कि कहानी सुनाकर और जो भी उसमें क्वेश्चन पूछने लायक प्रश्न है उसे पूछेंगे। उसके बाद कहानी कथन विधि, तो आप कह सकते हो कि इस कहानी के अंतर्गत सर्वप्रथम क्या होता है? प्रशिक्षु बच्चों को एक छोटी व रोचक कहानी हाव भाव के साथ सुनाए और पुनः यही कहानी उनसे कहे सुनाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? कहानी कथन विधि। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका प्रश्न है कि एक अच्छी कहानी की विशेषता क्या है। तो एक अच्छी कहानी की विशेषता क्या होती है? शीर्षक, यानी कहानी का शीर्षक आकर्षक, स्पष्ट होना चाहिए। वह शीर्षक सबसे अच्छा होता है जिसे पढ़ने मात्र से ही कथानक का आभास हो जाता है। उसके बाद देखिए, पहला शीर्षक और दूसरा कथानक। कथानक क्या होता है? कहानी की कथा वस्तु छोटी व सरल व स्पष्ट होना चाहिए, उसमें गतिशीलता एवं क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। कथा वस्तु विद्यार्थियों के स्तर, यानी जो भी कथा है उसके ही अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका शीर्षक हो गया, दूसरा कथानक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरे की, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा पात्र, यानी शीर्षक, कथानक और पात्र, यानी जिस कहानी में जितने अधिक पात्र होते हैं उन्हें समझने में उतने ही ज्यादा उलझन पड़ जाती है, इसलिए वे नहीं समझ पाते हैं। तो यथा ये संभव हो सके जो पात्र हो वो बहुत ज्यादा मतलब अधिक ना हो और जो भी पात्र हो वो शिक्षाप्रद हो, शिक्षा यानी उनसे कुछ सीख मिलती हो। ठीक है, तो आपका शीर्षक हो गया, ठीक है, कथानक और पात्र। उसके बाद चौथा जो होता है कथोपकथन, यानी कथोपकथन यानी आप कह सकते हो विद्यार्थियों का सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है। आप कह सकते हो कि प्रभावित करने वाला यहाँ पे है कथोपकथन, और इसलिए कहानी में यथेष्ट कथोपकथन हो। यदि पत्रानुकूल, यानी आप सिंपल कह सकते हो, यहाँ पे कह रहा है कि यानी जो आपका कथा सुनाने वाला, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि मैं अभी आपके सामने कहानी सुनाती हूँ, तो आपको उस कहानी को बहुत ही अच्छे ढंग से, यानी जो श्रोता है उनको समझ में आनी चाहिए, और जो कुछ भी मैं कहानी सुना रही हूँ तो वो आपको इफेक्टिवली आप कह सकते हो बहुत ज्यादा प्रभावी होना चाहिए। उसके बाद भाषा शैली का ध्यान, यानी भाषा शैली बहुत ज्यादा टफ नहीं होना चाहिए, साधारण बोलचाल की तरह होना चाहिए ताकि उनको समझ में आ जाए। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो अभी हमने डिस्कस किया, मनोरंजन, आनंद, और उसके अनुसार आपको आदर्श या किस तरीके से व्यवहार होना चाहिए, समाज में किस तरीके से रहना चाहिए, उसके थ्रू ही हमें जानकारी मिलती है।
क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी तक तो हमने कहानी के बारे में जाना, कहानी क्या होता है, कहानी का महत्व क्या होता है, कहानी का उद्देश्य क्या होता है, ये सब कुछ हमने जाना। और फ्रेंड्स, हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि लोक कथा किसे कहते हैं, लोक कथा की परिभाषा क्या होती है। तो लोक कथाएं अक्सर किसी साधारण या राजघराने, आप कह सकते हो राजघराने के व्यक्ति के चरित्र को लेकर चलती है और जैसा उसका चरित्र होता है उसी को वर्णित करती है। बस इतना याद रखना है, इसमें ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है, परिवेश अध्ययन क्या है। परिवेश आप सभी को पता है, जिस तरीके का आपके चारों ओर परिवेश होगा, जैसा वातावरण रहेगा उसी के अनुसार जो बालक होगा, या आप कहेंगे जो जैसी आपका परिवेश रहेगा, जैसा वातावरण रहेगा, जैसा अच्छा रहेगा तो बालकों पर अच्छा, या बालिकाओं पर, यानी जो भी बालक जन्म लेता है वैसे ही प्रभाव पड़ेगा। यानी सिंपल आप कह सकते हो, बच्चा जन्म लेते ही परिवेश अब क्रिया शुरू कर देता है और जैसा क्षेत्र रहेगा उसी प्रकार के वह कह सकते हो वो वर्क करेगा। इस पे हम लोग उतना डिस्कस नहीं करेंगे, जो महत्वपूर्ण है उसी को। अब देखिए फ्रेंड्स, उच्चारण का महत्व क्या होता है। उच्चारण का महत्व होता है, यहाँ पे किसी भी भाषा में उच्चारण की सबसे अधिक महत्ता होती है। किसी भी भाषा के शब्दों का सही उच्चारण, भाषा के परिनिश्चित रूप, क्योंकि आप सभी को पता है ना, अगर उच्चारण सही नहीं होता है तो क्या होता है कि जो शब्द होता है उसका अलग ढंग से अर्थ निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे महत्व ही पूछा है तो आप इसको लिख सकते हो। और भोलानाथ तिवारी ने इसको प्रभाषित करते हुए क्या इसमें अपना स्टेटमेंट दिया है कि भाषा उच्चारण अवयव से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की यह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। उक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि जब हम विचारकों को ध्वन्यात्मक रूप से होठों पर लाते हैं तभी वो भाव के आदान प्रदान का माध्यम बन और भाषा बनती है। यानी अगर आपका सही उच्चारण रहेगा तो जो कुछ भी आप शब्द बोलते हैं तभी आप किसी एक दूसरे व्यक्ति से वार्तालाप कर सकेंगे। तो ये हो गया, यानी आप कह सकते हो कि उच्चारण का महत्व। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही वाक्य केवल उच्चारण के ढंग के परिवर्तन होने के कारण अलग अलग अर्थ को व्यक्त करते हैं। कल तुम्हें कानपुर जाना है, कल तुम्हें कानपुर जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने पहला सेंटेंस देखा, कल तुम्हें कानपुर जाना है, यानी वो व्यक्ति जानता है कि तुम्हें कानपुर जाना है। लेकिन अगर हम कहें कल तुम्हें कानपुर जाना है, तो आप देख सकते हो हमने पहले सेंटेंस किस तरीके से बोला और दूसरा वाक्य किस तरीके से बोला। हमारा पहला सेंटेंस किस आधार पे पूछा कि हाँ मुझे पता है, जैसा आपने देखा भी होगा कि कल तुम्हें कानपुर जाना है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उससे कह रहे हैं कि तुम्हें कल कानपुर जाना है। लेकिन यही अगर हम दूसरा कहें कल तुम्हें कानपुर जाना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जाना है। तो यहाँ पे जिस तरीके से हमने उच्चारण किया, इससे आपको क्या लगा कि मैं आपसे बेसिक क्वेश्चनिंग कर रही हूँ, पूछ रही हूँ कि क्या तुम कल गोरखपुर जाओगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इसके भी, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला, किस तरीके से चेंज भी हो जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है, उच्चारण दोष के प्रमुख कारण क्या है। तो हिंदी ध्वनियों में उच्चारण स्थानों का अपूर्ण ज्ञान, जैसे विद्यार्थियों को प्रारंभिक कक्षाओं में ध्वनियों के उच्चारण तथा उच्चारण स्थानों के विषय में भ्रम हो जाता है। जैसे छात्र बड़े स्व को, जैसे श, ज, स में, री, र में, ई में तथा व भ में कोई भी भेद नहीं समझते। उच्चारण दोषों से बचने के लिए हिंदी ध्वनियों को सही स्वरूप और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ठीक है, यानी आपका पहला इसका दोष यही हो जाता है, प्रमुख कारण कि हिंदी ध्वनियों का उच्चारण स्थानों का अपूर्ण ज्ञान। उसके बाद उच्चारण तत्वों के ज्ञान का अभाव, यानी सही ढंग से ज्ञान नहीं मिल पाता है, उसके वजह से भी। और शारीरिक विकार के कारण भी जो वर्ड है उनकी कह सकते हो कि उच्चारण करने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो इस तरीके से इसके कारण हो गए। क्लियर। और भी है, परिवार में अशुद्ध उच्चारण, यानी जिस तरीके से आपके परिवार में लोग जैसा शब्द बोलेंगे वैसे ही आप बोलेंगे। वला घात से अपरिचित होना, यानी हिंदी के वाक्य की संरचना के समय आप कह सकते हो बला घात का भी महत्व होता है, परंतु वाक्य के उच्चारण के समय किसी शब्द पर बल देते हैं, यह महत्वपूर्ण। जैसे हमने बोला राम ने तुमको मारा, वाक्य में राम पर बल देने पर राम दंडनीय है होने का ज्ञात होता है, यानी राम ने, ठीक है, यानी राम ने तुमको मारा, यानी क्या किया, वो दंड दिया। जैसे हम ई
और बड़ी, तो इसमें हम क्या बोलते हैं, बल लगाकर बोलते हैं। ठीक है, जैसे छोटी और बड़ी, ऊ और बड़ा ऊ, तो हम इस पे बल लगाते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बलाघात से अपरिचित होना। यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इस पे थोड़ा भी शिक्षा नहीं दी जाती है कि हर एक वर्ड को, कोई वर्ड को या कह सकते हो हम एफर्ट लगाकर बोलते हैं, और किसी वर्ड को हम बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाते हैं, और किसी वर्ड को हम बहुत जल्दी बोलते हैं, और किसी वर्ड को बहुत देर तक बोलते हैं। सो इसे हम कहते हैं बलाघात से अपरिचित होना, गति का ज्ञान न होना। ठीक है, यानी किस वाक्य को कितने देर तक बोलना है, कितने स्पीड, या इसके बारे में भी जानकारी नहीं होती। जैसे मारो मत छोड़ो, मारो मत छोड़ो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो हमने वाक्य बोला, मारो मत छोड़ो, मारो मत छोड़ो। तो हमने पहला क्या कहा कि उसको नहीं मारो, उसको छोड़ दो, लेकिन दूसरे में अगर हम वही सेंटेंस है, वही वर्ड्स है, लेकिन क्या हमारा जो बोलने का तरीका है वो कुछ अलग है, मारो छोड़ो मत, तो यहाँ पे हमने उसको कह दिया कि उसको मारो, छोड़ना ही नहीं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर उच्चारण आप सही ढंग से नहीं करते हो तो उसमें बहुत ज्यादा आप कह सकते हो किसी के समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये इसके कारण है, या आप कह सकते हो कि उच्चारण के शुद्ध न होने के या दोष होने के ये कुछ कारण है, जिसको आप पॉइंट टू पॉइंट बस याद करिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो आपका क्वेश्चन है, गद्य एवं पद्य में अंतर क्या है, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। गद्य क्या होता है, जो कि निबंध हो गया, कहानी हो गया, जैसे अभी क्या एक गद्य है। पद्य क्या होता है, कविता होता है। गद्य में क्या होता है कि इसको हम मतलब एक क्रमबद्ध या कह सकते हो कि इसमें राग, या जो पद्य होता है एक राग की तरह गाते हैं, लेकिन जो गद्य होता है इसमें कोई भी राग या भाव इस तरीके से नहीं होता है। इसका अंतर क्या हो जाता है, तो गद्य के वाक्य में विराम इत्यादि का नियम होता है, लेकिन जो पद्य होता है इसमें हम विराम चिन्हों का यूज नहीं करते हैं। पद्य में गति एवं लय का विशेष ध्यान दिया जाता है, लेकिन गद्य में ऐसा कुछ भी नहीं है। पद्य की रचना जो होती है छंदबद्ध तथा छंद युक्त होती है, लेकिन गद्य में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो गद्य और पद्य के बारे में अंतर आप सभी को पता लग गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के उद्देश्य बताइए। यानी प्राथमिक, यानी जो प्राथमिक स्तर होता है उस टाइम अगर आप कविता शिक्षण कराते हो तो इसका क्या उद्देश्य होता है, तो इसका यही उद्देश्य होता है शब्दों को स्पष्ट एवं मानक उच्चारण, भाव अनुकूल वाचन, गति एवं प्रवाह के साथ वाचन की योग्यताएं, छोटे बच्चों के लिखे गए गीतों को स्वयं पढ़ने तथा उन्हें कंठस्थ करने यानी याद करने का सलाह देना, अन्य बच्चों के समक्ष सुनाने की योग्यता विकसित करना। क्लियर, तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आप याद कर सकते हो। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ भी दे। तो शब्दों को स्पष्ट एवं मानक उच्चारण के लिए हम प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण करते हैं, और उन्हीं के भाव के अनुकूल, ताकि जो, क्योंकि उसमें क्या होता है, गति होता है, छंद युक्त होता है, तो उनको बहुत ही आसानी से समझ, छोटे बच्चों को अगर आप गीत के माध्यम से पढ़ाते हो, कविता के माध्यम से पढ़ाते हो, तो उन्हें समझने में बहुत ज्यादा आसानी होती है, और किसी भी, और उन्हें याद करने में भी मजा आता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के उद्देश्य हो जाते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, अक्षर का अर्थ क्या होता है। अक्षर आप सिंपल कह सकते हो अक्षर, यानी क्षर का जो अर्थ होता है नाश न होने वाला। अब इसमें जुड़ गया, यानी जो नाशवान हो। ठीक है, क्षर का जो अर्थ होता है नाश, और इसमें जब जुड़ जाता है तो नहीं, यानी जो नाशवान, जिसको कभी नाश नहीं किया जाता, कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, उसी को हम अक्षर कहते हैं। ठीक है, यानी अक्षर मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं, और शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे वाक्य मिलकर एक कह सकते हो गद्य पद्य कविता का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है, स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं। वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन है। स्वर की परिभाषा आप कह सकते हो कि स्वर के वर्ण को उच्चारण करते समय कोई भी अवरोध या किसी की भी सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 है। ठीक है, आ ई ऊ, ये सभी क्या है, स्वर है। व्यंजन क्या होता है, व्यंजन ऐसा इसकी परिभाषा हो जाती है, इसका यही तात्पर्य होता है कि जब हम इन वर्णों को उच्चारण करते हैं तो
इसमें क्या आती है, अवरोध, रुकावट, ये सभी आते हैं। और हम बिना स्वर की सहायता से, आप कह सकते हो, स्वतंत्र नहीं होते हैं, बिना स्वर की सहायता से हम इसको उच्चारित नहीं कर सकते, वो व्यंजन कहलाता है। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो हिंदी वर्णमाला में जो आपको अगर हम बताएं तो यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो यहाँ पे 44 दिया है, जो कि यहाँ पे ये नहीं होगा। हिंदी वर्णमाला में कुल जब कह दिया तो यहाँ पे 52 रहेगा, न कि 44। तो आप इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, जो कि हमने कई बार इस क्वेश्चन को डिस्कस भी किया और 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है, लेखन कार्य करते समय कागज और आंख के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा, लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच की दूरी जो 12 इंच दूरी होनी चाहिए। और लिखते समय बच्चों की कुर्सी तथा लिखने की मेज का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। किसी अन्य वस्तु को मेज या स्टूल का रूप दिया जा सकता है अगर कुर्सी और मेज नहीं है तो। और जैसे कि आपने देखा होगा गांव में ऐसे बहुत सारे मतलब मेज और कुर्सी की तरह बना लिया जाता है और वैसे ही बढ़ा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन केवल पूछा है कि लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 12 इंच की होनी चाहिए। और जो पैर होना चाहिए वो जमीन पे लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है कि पढ़ते समय पुस्तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये भी 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है और इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पढ़ते समय बालकों को सीधा बैठना चाहिए। पुस्तक आंखों से करीब 12 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जिस तरीके से लिखते समय उसी प्रकार इसमें पढ़ते समय पुस्तक को 45 डिग्री के कोण पर पकड़ना चाहिए और सिर को आराम की स्थिति में रखने के लिए पुस्तक की आंख की, और देखिए फ्रेंड, बहुत ज्यादा दूरी पर भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि आंखों पर क्या होता है, जोड़ जाता है, जिससे निकट दृष्टि दोष की समस्या हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्या होता है? अभिव्यक्ति होता है कि जब किसी दूसरे के सामने जब आप अपने भाव को या अपने पॉइंट को रखते हो तो उसी को हम अभिव्यक्ति कहते हैं। स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अर्थ यानी आप स्वतंत्र रूप से अपने भाव को किसी के सामने जब प्रकट करते हो उसे ही हम स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहते हैं। यानी सिंपल इसमें कह रहा है किसी वस्तु, घटना, विषय या वातावरण के संदर्भ में हम जो कुछ मौलिक ढंग से सोचते हैं, यानी जो हमारा थॉट है, ठीक है, जो विचार हमारे मन में आता है, उसकी कल्पना में जो चिंतन चलता है, जिन्हें हम शब्दों और वाक्यों की सहायता से मौलिक या लिखित या रूप में व्यक्त करते हैं, वही क्या होता है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति। यानी अपना थॉट, अपनी सोच, जैसे मैंने अभी आप सभी को बताया, जो भी आपके मन में भाव, जैसा आप सोचते हो, जैसा विचार करते हो, किसी दूसरे के सामने आप उसको लिख कर, बोल कर प्रकट करते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मौखिक अभिव्यक्ति यानी आप सिंपल कह सकते हो बोलकर, ठीक है। लिखित अभिव्यक्ति यानी लिखकर, तो ये भी इसको मुझे नहीं लगता है कि मतलब डिस्कस करने से, लेकिन चलिए एक बार मैं बता दे रही हूँ। मौखिक अभिव्यक्ति को उच्चारित मौखिक भाषा में यानी बोलकर। मौखिक अभिव्यक्ति भी 2 टाइप्स की होती है। एक तो होता है अपने विचारों दूसरे के समक्ष प्रकट करना और दूसरों के विचार सुनकर अपने मनोभाव को समझना और उन्हें वांछित भाव को ग्रहण करना। जैसे कि अभी आप सभी को पता है, आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हो। मोटिवेशनल वीडियो क्यों देखते हो? आप अपने आप को प्रेरित करते हो, यानी आप वहां पर अपने थॉट नहीं रखते हो, किसी दूसरे के थॉट पे चलते हो, यानी आप वो जो कह रहा है उसी के अनुसार, हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, तो वो क्या कर रहा है, वो आपको मोटिवेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो यही कह रहा है कि मौखिक अभिव्यक्ति जो होता है ये भी 2 टाइप्स के होता है। एक तो अपने अनुसार, यानी जो भी आपने सोचा, जो भी आपने कल्पना किया वो रखते हो, बोलकर किसी के सामने प्रकट करते हो। दूसरा ये किसी दूसरे के विचार को आप सुनकर और वैसा ही आप अपने आप में परिवर्तन लाते हो, ये आपका दूसरा टाइप हो जाता है, ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति से भाषा की शिक्षा आरंभ होती है। मौखिक अभिव्यक्ति को तुरंत और सरलता से समझा जा सकता है। व्यक्ति के दैनिक जीवन में विचारों का आदान प्रदान मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा ही संपन्न होता है, ठीक है। तो ये इस मौखिक अभिव्यक्ति हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे जो अगला आपका प्रश्न है 2017 और 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ आप सभी को कि इस टॉपिक से मौखिक अभिव्यक्ति, कागज यानी कागज की दूरी, पढ़ते समय आंखों की दूरी, लिखते समय, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं, आसानी के साथ कर सकते हो। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन क्या होते हैं, यानी मौखिक अभिव्यक्ति आप अपने, यानी हमने जाना ये 2 टाइप्स का होता है, लेकिन यहाँ पे इसके साधन क्या क्या होते हैं। तो प्रसिद्ध
विद्वान लैम्बोर्न का कथन है कि पाठशाला जीवन के अंतिम वर्ष तक लिखित की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी प्रमाणित होगी। इन्होंने कहा कि अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो वहां पे लिखित यानी जो लिखने का काम है इसको बिल्कुल हटा दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए और केवल मौखिक अभिव्यक्ति पर फोकस किया जाता है तो बहुत ज्यादा ही उपयोगी और प्रमाणित होगी। ये किसके शब्दों में कहा जा रहा है? तो लैम्बोर्न के शब्दों में। बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के लिए अधिकाधिक अवसर प्रदान करना चाहिए, ठीक है, यानी उनको बोलने के लिए। क्योंकि फ्रेंड देखिए, हमारे या आप में या हमारे समाज में या अगर हम कहें तो यही कमी होती है। जब आप स्कूल में पढ़ने जाते हो तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको कुछ बुलाने के लिए बुलाया जाता है यानी कुछ कहने के लिए, तो वहां पे वो बहुत ज्यादा डरते हैं, हेजिटेशन पैदा होता है। क्यों? क्योंकि उनको पहले नहीं बुलाया गया और डायरेक्टली बुलाया जाता है तो वो उससे दूर भागते हैं और वो सोचते हैं कि हम वहां न जाएं। तो यहाँ पर यही लैम्बोर्न के शब्दों में कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस या आप कह सकते हो उपयोगी होगा कि अगर आप लिखित अभिव्यक्ति को हटाकर मौखिक अभिव्यक्ति, लेकिन क्योंकि कुछ कमी होती है तो कुछ गुण भी होता है, कुछ गुण होता है तो कुछ कमी भी होता है। इसी प्रकार इन्होंने तो ये शब्दों में कह दिया, लेकिन अगर हम अपने शब्दों में कहें तो लिखित इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि अगर आपने किसी के सामने, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि कभी कभी लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें कोई व्यक्ति होता है जो बहुत ज्यादा बोल देता है। तो यहाँ पे उसके पास फिर कुछ देर के बाद क्या होगा ना कि जब पुलिस आएंगे तो आपने क्या बोला क्या नहीं, तो वहां पे आप सबूत नहीं दिखा सकते कि हाँ उन्होंने बोला। वो खुद आके कहेंगे कि नहीं हमने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं, क्या प्रूफ है। तो आज के टाइम में क्या है, लिखित रूप ही मांगा जाता है कि आप अपना सिग्नेचर दिखाओ, आपने कहाँ लिखा है, क्या प्रूफ है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम ऑडियो की भी बात करें तो वो मौखिक रूप में बोला जाता है, तो उसमें भी क्या कहा गया जाता है कि इसमें भी चेंज करके और इस तरीके का पूरा किया गया है। सो यहाँ पे लिखित अगर हम कहें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन लैम्बोर्न ने बोला है सही ढंग से, क्योंकि इस तरीके की समस्या आती है, यानी बच्चों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना चाहिए उन्हें बोलने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका जो साधन हो जाता है मौखिक अभिव्यक्ति का पहला चित्र पाठन, यानी चित्र पाठन के थ्रू मौखिक अभिव्यक्ति हो जाता है। बच्चों को चित्रों का ज्ञान प्रदान कर उनसे संबंधित प्रश्न पूछना, ठीक है। उसके बाद कहानी पाठ, यानी बच्चों को गृह कार्य के रूप में कहानी बनाकर लाने के लिए प्रोत्साहित करना। कविता पाठ द्वारा बच्चों के उच्चारण, अक्षर, अभिव्यक्ति तथा रुचि का ज्ञान होना। और अभिनय तथा अनुसरण, यानी बच्चों को अभिनय कराने के लिए प्रेरित करना। वाद विवाद द्वारा मौखिक, तो हमने जाना कि मौखिक अभिव्यक्ति के कितने साधन हो जाते हैं। तो पहला चित्र विधि के द्वारा, यानी चित्र बनाकर उससे बहुत सारे क्वेश्चनिंग करना। दूसरा हमने जाना कविता पाठ, ठीक है, यानी कविता पाठ या कह सकते हो कि जो भी कविता है उनसे पढ़वाना, अक्षर ज्ञान करवाना, ठीक है। कविता के थ्रू आप कह सकते हो कि उनसे घर बोलना कि आप घर से एक अच्छा कहानी लिख कर आओ। अभिनय तथा अनुसरण, यानी अभिनय के द्वारा उनको प्रेरित करना, ठीक है। वाद विवाद के द्वारा भी मौखिक अभिव्यक्ति होती है। तो ये क्या है, इतने साधन जिसको आप याद कर सकते हो, कहानी पाठ, कविता पाठ, उसके बाद से हमने जाना चित्र पठन, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है लिखित अभिव्यक्ति का क्या महत्व है। जिस तरीके से हमने मौखिक अभिव्यक्ति जाना, उसी प्रकार है लिखित अभिव्यक्ति का क्या महत्व है। तो लिखित अभिव्यक्ति का जो महत्व होता है, मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति अस्थायी रहे तथा अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सके। जो अभी आप पढ़ रहे हो क्या है, एक लिखित है, क्योंकि ये लिखा हुआ है तो हम पढ़ रहे हैं। अगर वो बोल कर चले गए होते तो हम कहाँ से पढ़ते, नहीं पढ़ते ना। सो यहाँ पे क्या है, यही सिंपल कह रहा है कि मानव यानी एक मानव के थॉट को जब हम कहीं पर लिख देते हैं, यानी आप कह सकते हो अस्थायी रहता है, हम उसको बाद में भी पढ़ सकते हैं या कोई तीसरा व्यक्ति भी उसको बाद में पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये आपका लिखित अभिव्यक्ति का महत्व होता है। अगला देखिए प्रश्न है कि शब्द की परिभाषा लिखिए। शब्द की क्या परिभाषा है। आप सभी को पता है अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है, ठीक है। यानी हिंदी में शब्द की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की जाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार अक्षरों तथा वर्णों के समुदाय को ही हम शब्द कहते हैं, जो कि वेरी सिंपल वेरी इजी क्वेश्चन है। वाक्य किसे कहते हैं, तो शब्दों के मेल को ही हम क्या बोलते हैं, वाक्य कहते हैं, ठीक है। और भाषा की सबसे छोटी क्या है, वर्ड, ध्वनि।
अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है, शब्दों के भेद बताइए। शब्दों के दो भेद होते हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, इसको तो आप याद कर लीजिएगा, जो महत्वपूर्ण है मैं उसको बता दे चल रही हूँ। शब्दों के भेद वो सभी तो आप लिख लेंगे, लेकिन शब्दों के भेद कौन कौन से हैं, तो दो भेद होते हैं। एक तो होता है ध्वन्यात्मक और एक होता है वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक क्या होता है और वर्णात्मक क्या होता है। ध्वन्यात्मक यानी आप ध्वन्यात्मक यानी आप इसमें देख रहे हो ना, ध्यान, यानी जो स्पष्ट सुनाई नहीं देते और न ही स्पष्ट रूप से समझ आते हैं, उन्हें हम कहते हैं ध्वन्यात्मक। यानी जो हमें ध्यान से या कह सकते हो बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ में नहीं आता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ध्वन्यात्मक। और वर्णात्मक क्या होता है, ऐसे शब्द यानी शब्द पृथक अक्षरों से बनकर पृथक पृथक रूप में सुनाई देते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से मानव जीवन के लिए ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णात्मक शब्दों का अधिक महत्व, यानी किसी भी शब्द के बारे में वर्णन किया जाता है, ठीक है, जैसे शब्द, तो शब्द के बारे में हमें जानना है क्या, ये कैसे बना, तो क्या हमने इसका वर्णन किया। और ध्वन्यात्मक जो होता है, जो हमें स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देता, जो क्लियरली समझ में नहीं आता है, उसे हम कहते हैं ध्वन्यात्मक। फॉर एग्जाम्पल, जो ध्वन्यात्मक है क्या है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है या हम स्पष्ट रूप से इसके बारे में नहीं जान रहे ध्वन्यात्मक आखिर क्या होता क्या है, लेकिन इसको हम बताते हैं, यानी जब हम इसको बताते हैं, हर एक शब्द के बारे में बताते हैं, तो वो होता है वर्णात्मक। तो आई होप कि आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। शब्द के दो भेद होते हैं, एक तो ध्वन्यात्मक जो हमें स्पष्ट रूप से या आप कह सकते हो हमें आसानी से समझ में नहीं आता, और वर्णात्मक यानी आप कह सकते हो कि शब्द पृथक पृथक अक्षरों से बनकर मतलब रूप से सुनाई देता है, और उसी के उपयोगिता की दृष्टि से हम मानव के जीवन के लिए ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा क्या करते हैं, एक इजी से इजी शब्द लेते हैं ताकि उनको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है, समास के भेद बताइए। समास जैसे हमने शुरू में ही पढ़ा था, समास क्या होता है, ठीक है, तो जैसे कि दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना दिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। अब यहाँ पे पूछा है समास के भेद क्या होते हैं, तो दो तीन शब्दों के सम्मिलन से भी नए शब्दों की रचना की जाती है और इन शब्दों को समास किया जाता है। ठीक है, कहा जाता है समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तत्पुरुष समास क्या होता है, और इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि समास से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो तत्पुरुष समास क्या होता है, सबसे पहले हमने जाना समास का डिफिनीशन, यानी 2 या 3 शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द का, या आप कैसे कह सकते हो कि एक शब्दों में उसके बारे में हम जानते हैं, उसी को हम समास कहते हैं। अब यहाँ पे उसका भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, इसमें प्रथम शब्द गौण होता है तथा दूसरा शब्द प्रधान, यानी इसमें जो दूसरा शब्द होता है वो प्रधान। जैसे अव्ययी भाव समास होता है, तो जो अव्ययी भाव समास होता है ना, उसमें पहला पद प्रधान होता है, लेकिन जो तत्पुरुष समास होता है इसमें जो प्रथम शब्द होता है वो गौण होता है और दूसरा शब्द जो होता है प्रधान होता है। प्रधान शब्द प्रायः संज्ञा अथवा विशेषण होता है, यानी वो क्या करता है कि जो प्रधान शब्द यानी जो दूसरा शब्द प्रधान होता है वो संज्ञा अथवा विशेषण होता है। जैसे आर्यपुत्र, ठीक है, यानी आर्यपुत्र, यहाँ पे आप कह रहे हो आर्यपुत्र यानी आर्य का पुत्र, स्वाधीन, प्रत्यार्पण, समर्पण, त्याग पत्र, स्वर्ग धाम, नगरवासी, ब्रह्मानंद, आज्ञाकारी, सद्बुद्धि, कलाकार, ये सभी क्या है, एक तत्पुरुष समास है। अगला जो आपका है कर्मधारय, यानी इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है लेकिन पहला पद विशेषण। उसमें क्या था, जो पद प्रधान होता है वो संज्ञा अथवा विशेषण होता है, और कर्मधारय समास जो होता है इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है लेकिन पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। जैसे नील कमल, नीला कमल, इसमें नीला क्या है, विशेषण, यानी कमल की क्या बता रहा है कि जो कमल है वो किस प्रकार है, नीला, यानी उसकी विशेषता बता रहा है, उस संज्ञा का विशेषण बता रहा है। ठीक है, लेकिन पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा, यानी कमल क्या है, संज्ञा है, नीला है यानी विशेषण। तो आई होप कि आपको बहुत ही क्लियरली, जैसे हमने पढ़ा तत्पुरुष, इसमें क्या था, पहला पद जो प्रथम शब्द होता है गौण और दूसरा पद जो होता है, दूसरा शब्द जो होता है प्रधान। ठीक उसी प्रकार से हमने कर्मधारय देखा, इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा। जैसे नील कमल, नीला क्या है, विशेषण है, कमल क्या है, संज्ञा, यानी कमल की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास जिसमें आप सिंपल कह सकते हो, जिसमें संख्यावाची हो,
ठीक है, संख्यावाची विशेषण और दूसरा पद संज्ञा, वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे चौराहा, तो यहाँ पे आप चौराहा, चौ क्या है, एक संख्यावाची शब्द है, और राहा क्या है हमारा, राहा क्या है हमारा, यहाँ पे संज्ञा है। त्रिभुवन, तो भवन और त्रिभवन। दोपहर, पहर और दो, तो ये सभी संख्या है, इसको हम बोलते हैं द्विगु समास। द्वंद्व समास जो कि वेरी सिंपल, दोनों समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और या अथवा लगता हो उसे हम द्वंद्व सम, माता और पिता, सुख दुख, राम लक्ष्मण, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे बहुव्रीहि समास क्या होता है, तो इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि समस्त पद किसी अन्य पद का बोध कराता है और वही प्रधान होता है। जैसे हमने कहा त्रिलोचन, ठीक है, यानी तीन है आंख जिसके, कौन, तो शिव। गिरिधर, नीलकंठ, यानी नीला है कंठ जिसका शिव, यानी किसी अन्य, यहाँ पे कोई पद प्रधान नहीं है, यहाँ पे किसी और के बारे में बताया जा रहा है, किसी तीसरे के लिए, ठीक है, किसी तीसरे का बोध कराता है, अन्य पद का बोध कराता है, उसे ही हम बहुव्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। अव्ययी भाव, इसमें प्रथम शब्द प्रधान होता है जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, तथा द्वितीय शब्द क्रिया विशेषण होती है, जैसे भेदड़क, भरपूर, ठीक है, यथासंभव। तो यहाँ पर ये जितने भी हमने समास देखे आप इसको याद कर लीजिएगा। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, जो कि आप सभी को हमने समास के बारे में बताया। समास जो 2 या 3 शब्दों से एक शब्द मिलता है, फिर उसका जब हम विग्रह करते हैं तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं, ठीक है। और जो समास के जब पद मिलते हैं उसे हम समासिक पद कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आप याद कर सकते हो और समास से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम ये जानेंगे कि वाक्य के कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने इंग्लिश में हमने पढ़ा था सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी जो आपके सेंटेंस होते हैं वो कितने प्रकार, तो हमने जाना था सिंपल सेंटेंस, ठीक है, आपका जो मिश्रित यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, संयुक्त वाक्य यानी क्या है, एक कंपाउंड सेंटेंस। तो हमने कंपाउंड सेंटेंस में जाना था कि जिसमें जो दोनों पद होता है वो क्या होता है, एक अपने आप में स्वतंत्र वाक्य होता है, लेकिन जब हम उनको आपस में जोड़ने के लिए कंजक्शन लेते हैं, जैसे एंड हो गया, ठीक है, बट हो गया, तो यहाँ पे ऐसे जब एंड बट और यानी हिंदी में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे तो वो एक क्या होता है, संयुक्त वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है, वो क्या होता है, पहले पद पे यानी जो पहला वाक्य होता है उसी पे डिपेंड होता है। सिंपल वाक्य यानी वो एक अपने आप में ही पूरा सिंपल अर्थ देता हो। तो हमने इंग्लिश में ऐसे ही डिस्कस किया। अब यहाँ पर भी वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य में एक ही प्रक्रिया होता है, हमने जाना था सिंपल, एक ही सब्जेक्ट और एक ही क्रिया। तो यहाँ पर हिंदी में क्या होता है, सरल वाक्य एक ही प्रक्रिया, जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित्र की रचना की तो क्या एक पूरा सेंस दे रहा है, ठीक है। जैसे राम ने खाना खाया, क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पे मिश्रित वाक्य यानी ये पहले वाक्य पे डिपेंड रहता है, पहले जो हमारा पहला सेंटेंस होता है, जो दूसरा वाक्य होता है उस पहले वाले प्रिंसिपल क्लॉज हमने पढ़ा था जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो। तो यहाँ पर मिश्रित वाक्य भी यही होता है हिंदी में भी, कि एक मूल वाक्य, एक अपना एक मूल आप कह सकते हो स्वतंत्र वाक्य होता है, साथ एक या अधिक वाक्य से जुड़े हो तो उसे ही हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। यानी जो दूसरा वाक्य होता है पहले वाले वाक्य पे डिपेंड होता है। अभी देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, घंटा बजाते ही, अब यहाँ पे हमारा घंटा बजाते ही, अब यहाँ पे हमारा ये होगा कौन, क्या, कब, कैसे हुआ, यानी ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। घंटा बजाते ही अध्यापक कक्षा में आ गए और विद्यार्थी उठकर खड़े हो गए और अध्यापक को अभिवादन किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लियर? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे संयुक्त वाक्य क्या होता है, वह वाक्यों का एक समूह होता है जिसमें सरल अथवा मिश्रित वाक्य जुड़े होते हैं और एक लंबे वाक्य का रूप ले लेते हैं। जैसे अध्यापक कक्षा में आए, कॉमा लगा है, जैसे कॉमा भी आता है तो वो भी आपका संयुक्त वाक्य कॉमा हो गया। और तो हम यहाँ और भी लग सकते हैं, और कक्षा में सन्नाटा व्याप्त हो गया, ठीक है। अध्यापक ने सर्वप्रथम विद्यार्थियों की उपस्थिति नोट की और फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे और कॉमा ये सब क्या है, संयुक्त वाक्य। लेकिन जो मिश्रित वाक्य होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। हमने पहले जो हमने कहा, देखिए मैं आप सभी को इन दोनों टॉपिक से बहुत ही आप सभी को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। पहला देखिए, अध्यापक कक्षा में आए,
अब मुझे नहीं लगता है कि इसको हमें बताना पड़ेगा कि आए तो फिर क्या हुआ, नहीं बनता है। लेकिन दूसरे आप सेंटेंस में देखा, घंटा बजाते ही, अब बजते ही या बजाते ही, घंटा बजते ही, तो यहाँ पे हमको ही एक्साइटेड हमें होता है कि हाँ आगे क्या हुआ, तो हम जानने के लिए एक्साइटेड होते हैं। लेकिन जो आपका यहाँ पे संयुक्त वाक्य कहते हैं, ये सभी वाक्य होते हैं एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, लेकिन हम कंजक्शन द्वारा जोड़ते हैं, कॉमा के द्वारा, और के द्वारा। तो ये एक संयुक्त वाक्य होता है और वो एक मिश्रित। तो यहाँ पे जैसे अध्यापक कक्षा में आए, कॉमा, कक्षा में सन्नाटा व्याप्त हो गया। ठीक, अध्यापक ने सर्वप्रथम विद्यार्थियों की उपस्थिति नोट की, और तो हमने क्या लगाया, और फिर पढ़ाना शुरू किया। फिर पढ़ाना शुरू किया गया, ये भी क्या है, एक अपने आप में इंडिपेंडेंट है। अध्यापक ने सर्वप्रथम विद्यार्थियों की उपस्थिति नोट की, ये भी। अध्यापक कक्षा में आए, ये भी। कक्षा में सन्नाटा व्याप्त हो गया। तो ये क्या है, अलग अलग सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, जिनको जोड़ने के लिए हमें और, कॉमा, ठीक है, इनकी आवश्यकता पड़ती है। सो आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, एक तो होता है साधारण वाक्य, दूसरा होता है मिश्रित वाक्य, तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है, किन्हीं 4 विराम चिन्हों का उदाहरण सहित प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, विराम चिन्ह जो कि अभी हमने डिस्कस किया, विराम चिन्ह 11 होते हैं, जिसमें हमने पूर्ण विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम क्या होता है इस प्रकार, अल्प विराम क्या होता है इस तरीके से, अर्ध विराम इस तरीके से। ठीक है, यानी एक बिंदु और नीचे कॉमा। उसके बाद हमने योजक देखा इस तरीके से। ठीक, तो ये जितने भी हमने अभी डिस्कस किया, आप इसको आसानी के साथ कर सकते हो, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यही परिभाषा वाक्य बोलते हैं, लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं, जिसमें पूर्ण विराम क्या होता है, जस्ट में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। जब हमारा वाक्य या किसी वाक्य को हम पूर्ण कर लेते हैं तो वहां हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। अल्प विराम यानी हम थोड़ा कम देर के लिए रुकते हैं, यानी बोलते हैं लिखते समय जब एक शब्द को दूसरे शब्द या वाक्य को दूसरे वाक्य से अलग करने के लिए हम थोड़ा रुकते हैं। ठीक है, अल्प विराम क्लियर। जैसे शब्दों को अलग अलग करने के लिए शेखर, राखी, नेहा, ये सभी क्या है, अलग अलग हम कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अर्ध विराम, यानी आमतौर पर अर्ध विराम 2 उपवाक्यों को जोड़ता है। जब एक उपवाक्य समाप्त हो जाता है तथा दूसरे को, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर सकते हो। और जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम के आपको पता ही है कि हम किसी शब्द को जोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अर्ध विराम यानी आमतौर पर अर्ध विराम 2 उपवाक्यों को, वहां पे क्या था, अल्प विराम क्या था कि 2 शब्दों को वो जोड़ता है, लेकिन जो अर्ध विराम होता है 2 उपवाक्यों को वो जोड़ता है। जब एक उपवाक्य समाप्त होता है तथा दूसरे को, आप यहाँ पे देख सकते हो इन्वर्टेड कॉमा, जैसे शब्दों को नहीं जोड़ा जा सकता, वहां पर अर्ध विराम। जैसे सारे देश में क्रांति की लहर दौड़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हो अर्ध विराम का चिन्ह लगा है, यानी हमारा एक सेंटेंस यानी एक उपवाक्य है। दूसरा क्या है, भला स्वतंत्र कौन नहीं रहना चाहता। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, इस चिन्ह के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। अगला है प्रश्नवाचक, मुझे नहीं लगता है इसको बताने की आवश्यकता है, वेरी सिंपल है। विस्मयादि बोधक, जैसे हम किसी भी वाक्य को जब अचानक योजक चिन्ह, जैसे हमने समास पढ़ा, द्विगु समास, द्वंद्व समास, उसमें इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उदाहरण इन्वर्टेड कॉमा, जब हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं, ठीक, किसी के कथन को लिखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह। तो इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं इकहरा उदाहरण, और डबल तो हम बोलते हैं दोहरा इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, लाघव चिन्ह क्या होता है, तो लाघव चिन्ह जो होता है, हम किसी भी शब्द को शॉर्ट में लिख के, और लाघव चिन्ह एक बिंदी, जैसे डॉक्टर को हम डॉ, टीबी को ऊ, जैसे शॉर्ट फॉर्म में आपने देखा होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रत्यय किसे कहते हैं, वेरी सिंपल। प्रत्यय जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, और प्रत्यय की जो डिफिनेशन हो जाती है, ऐसे प्रत्यय का जो परिभाषा हो जाता है, किसी शब्द के लास्ट में जुड़कर एक नवीन अर्थ को जन्म देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे दूध, ठीक है, दूध वाला, रिक्शा वाला, यानी हम दूध क्या है उसमें वाला जोड़ दें तो यहाँ पे प्रत्यय क्या है, वाला, यानी हमें ये यहाँ पे पहले हमें क्या था, दूध, तो हमें मिल्क था, लेकिन जब दूध वाला यानी दूध वाला, यानी जो दूध को बेचता है या जिसके पास
मतलब गाय भैंस इस तरीके से जो दूध का व्यापार करता है। रिक्शा वाला, रिक्शा चलाने वाला, चालक, ठीक है, चालक, यानी इसमें हम अक प्रत्यय जोड़ दिया। तैराक, इसमें हमने भी अक। बशेरा, इसमें हमने क्या जोड़ा, एरा। लुटेरा, खिलौना, बिछौना, गाना, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें कि प्रत्यय जो होते हैं दो प्रकार का होता है, एक तो कृत प्रत्यय और दूसरा तरित प्रत्यय। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है आपका समासिक पद किसे कहते हैं, समासिक पद की क्या डिफिनीशन होती है। तो समासिक पद की जो डिफिनीशन होती है, समास और एक का प्रयोग होकर समासिक शब्द बनता है, ठीक है। यानी समास, आप सभी को पता है समास क्या होता है। समास जब दो शब्द या तीन शब्द एक शब्द में मिलकर बनता है उसे हम समास कहते हैं। लेकिन जब समास और एक का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक समासिक बनता है। जिन दो पदों में समास होता है, ठीक है, जिन दो पदों में समास होता है वे समासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। इसके लिए समास को समझना आवश्यक है। जैसे अभी आपको बताया संक्षेप में, दो या तीन शब्दों को मिलाकर एक करना ही क्या कहलाता है, समास। यानी विद्यालय, माता पिता, रोग पीड़ित, यथाशक्ति। यथाशक्ति क्या है, अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पे ये सभी क्या है, समासिक पद हैं। यानी जब आप एक समास को, दो समास को, तीन समास को जब आपस में इन सभी पदों को एक साथ लिखते हो उसी को हम समासिक पद कहते हैं। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने समास जाना, 6 भेद होते हैं, इसी का है ये। अव्ययी भाव समास क्या होता है, उदाहरण सहित बताइए। अव्ययी भाव समास, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, अव्यय होता है, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। इसमें पहला पद अव्यय और दूसरा पद प्रायः जातिवाचक संज्ञा होता है, समासिक पद अव्यय हो जाता है, ठीक है। समास पद विग्रह, जैसे यथासंभव, प्रति, भर, ये अब याद कर लीजिएगा। कभी भी यथा हो, प्रति हो, भर हो तो वो आपका क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है, ठीक है। जैसे रातों रात, बेशक, बे हो, आ हो। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो है कर्मधारय समास क्या होता है। तो कर्मधारय इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, लेकिन पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, तो मुझे नहीं लगता इस पे टाइम देने की आवश्यकता है। द्विगु समास यहाँ मतलब थोड़ा विस्तार से दिया है। जिस समास में पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा हो, चौराहा, तिरंगा, त्रिभुवन, अष्टाध्यायी, दोपहर, पंच। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, ठीक है। एक तो होता है सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का डिफिनेशन क्या होता है, तो जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, यानी कर्म, ऐसी क्रिया जिसके लिए कर्म ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया। और ऐसे क्रियाओं का प्रभाव कार्य पर पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्योति किताब पढ़ती है, तो यहाँ पर क्या है, यानी ज्योति है, किताब पढ़ती है, यहाँ पे क्रिया है और यहाँ पे किताब क्या है, इसका एक कर्म है, यानी वो किताब को पढ़ती है। ज्योति क्या पढ़ती है, तो ज्योति किताब पढ़ती है, तो ये क्या है, एक हमारा सकर्मक क्रिया। तो इसी तरीके से आप वाक्य, किसी भी अगर सेंटेंस आता है तो आप क्वेश्चनिंग करें, ज्योति क्या पढ़ती है, ज्योति किताब पढ़ती है, अतः किताब क्या है, कर्म है। पढ़ना सकर्मक है, यानी यह क्या है, एक क्रिया है। क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगातार प्रश्न करने पर यदि उत्तर आ रहा है तो उसे हम सकर्मक क्रिया समझनी चाहिए। तो आई होप कि आप कभी भी सकर्मक क्रिया से कोई भी डाउट नहीं होगा। यानी ऐसा सेंटेंस आप सबसे पहले उसे क्वेश्चन पूछो। किताब, जैसे हमने कहा ज्योति किताब पढ़ रही है, ज्योति क्या पढ़ रही है, ज्योति किताब पढ़ रही है, तो यहाँ पे कर्म क्या है, किताब, और पढ़ रही है यानी क्रिया। तो वो ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए और लगातार उत्तर इसका दिया जा सकता है तो उसे ही हम सकर्मक क्रिया कह सकते हैं। सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक तो होता है एकर्मक क्रिया, एक होता है द्विकर्मक क्रिया। एकर्मक क्रिया क्या होता है, तो जिस वाक्य में क्रिया का एक ही कर्म हो उसे हम एकर्मक क्रिया, और द्विकर्मक यानी जिस क्रिया में फल दो कर्मों पे पड़ता है उसे द्विकर्मक क्रिया। यानी फॉर एग्जाम्पल नमन गाय से
दूध दुहता है। तो यहाँ पे आपने देखा दुहता क्या है, यहाँ पे क्रिया है, लेकिन कर्म क्या है, गाय और दूध, यानी दो कर्म है, यानी यहाँ पे गाय भी है और दूध भी है। नमन क्या है, संज्ञा है। तो फ्रेंड्स आई होप कि क्रिया से रिलेटेड आप सभी को समझ में आ गया होगा। हमने क्रिया के दो भेद डिस्कस किए, एक तो होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। सकर्मक में क्या होता है, ऐसा जिसमें क्रिया के साथ कर्म भी हो, उसे ही हम सकर्मक क्रिया। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि ज्योति किताब पढ़ती है, ज्योति क्या पढ़ती है, किताब पढ़ती है, ठीक है। उसके बाद सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक तो कर्मक होता है और दूसरा द्विकर्मक। ये कर्मक क्या होता है कि जिसमें एक कर्म, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने देखा ज्योति किताब पढ़ती है, तो दूसरा कि हमने देखा कि द्विकर्मक यानी जैसे दो कर्म होता है, यानी हमने देखा नमन गाय से दूध दुहता है, तो यहाँ पे दूध भी और गाय भी दो कर्म है, दुहता क्या है, क्रिया है, और नमन क्या है, संज्ञा है। अब फ्रेंड्स हम ये जानेंगे अकर्मक क्रिया, यानी जिन क्रियाओं के साथ कर्म की अपेक्षा न हो, यानी कर्म न हो, उसे हम अकर्मक क्रिया। जैसे शुभम हंसता है, ठीक है, रेखा पढ़ती है, आप जाते हो, जैसे आप जाते हो, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कर्म की आवश्यकता नहीं है, शुभम हंसता है। तो हम ये थोड़ी ना पूछते हैं शुभम क्यों हंसता है, अब कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन हम उसका आंसर नहीं कर सकते। आपने देखा भी होगा कि कोई व्यक्ति हंसता है तो लोग बोलते हैं क्यों हंस रहे हो, तो वहां पे कुछ अलग ही सेंस, वो गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कर्म नहीं है। पूनम रोती है, पूनम खाती है, तो यहाँ पे कोई भी जब कर्म नजर नहीं आता है तो वो एक अकर्मक क्रिया, यानी क्रिया के साथ जब कोई भी कर्म नहीं रहता है तो अकर्मक क्रिया। क्रिया के साथ जब कर्म, एक कर्म हो या दो कर्म हो, वो होता है सकर्मक क्रिया। तो आई होप कि क्रिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको बहुत ही आसानी के साथ कर सकेंगे। क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो है विशेषण का अर्थ बताते हुए विशेषण के भेद बताइए। ठीक है, विशेषण क्या होता है, विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं। फ्रेंड्स आप सभी को पता है विशेषण क्या होता है, यानी किसी के बारे में, जैसे सीता बहुत सुंदर लड़की है, सीता बहुत सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है, एक क्रिया विशेषण है। सुंदर तो है लेकिन वो सुंदरता भी बता रहे हैं, बहुत ज्यादा सुंदर है। सीता सुंदर है, यानी सीता की विशेषता बताया जा रहा है, सीता सुंदर है, लेकिन सीता बहुत सुंदर है, ये क्या है, क्रिया विशेषण है। फिलहाल अभी हम अपनी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे विशेषण का अर्थ क्या होता है, विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को ही हम क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद गुणबोधक विशेषण, संख्याबोधक विशेषण, परिणाम स्वरूप विशेषण और सर्वनामिक या संकेत बोधक विशेषण। तो ये विशेषण के निम्नलिखित भेद होते हैं जिसको आप याद कर सकते हो। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। एक तो होता है गुणबोधक विशेषण, दूसरा होता है संख्याबोधक विशेषण, तीसरा होता है परिणाम स्वरूप विशेषण और चौथा होता है सर्वनामिक या संकेत बोधक विशेषण। क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल, जैसे आप सभी को पता है, काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। लेकिन यहाँ पे केवल और केवल वर्तमान काल के बारे में पूछा है। तो वर्तमान काल जो होते हैं इसके निम्नलिखित भेद होते हैं। एक तो होता है सामान्य वर्तमान, यानी सामान्यतः जिस काल में कार्य का होना पाया जाता है उसे हम सामान्य वर्तमान कहते हैं। जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट याद कर सकते हो, वर्तमान काल, मैं खाती हूँ, मैं जाती हूँ, जिसमें ता है, ती है, यानी अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी कर रहा है, यानी काम को होना पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सामान्य वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान, इससे यह जानकारी होती है कि इस समय चल रहा है, इसमें क्रिया के साथ चल रहा है। जैसे आप सभी को पता है, जैसे हमने इंग्लिश में पढ़ा था, आपके टेंस जो होते हैं 12, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, यानी ता है, ती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी खा रही है, जा रही है, नहा रही है, इस तरीके से। प्रेजेंट परफेक्ट, यानी जा चुकी है, खा चुकी है, पी चुकी है, स्कूल जा चुकी है, यानी ये क्या है, एक संदिग्ध वर्तमान है। उसके बाद से आप सभी को पता है यहाँ पे और भी सेंटेंस, जैसे पूर्ण वर्तमान, यानी जिस क्रिया वर्तमान काल में क्रिया के पूर्ण होने का बोध, जैसे कि
उसने जैसे उसने पढ़ा है, महेश विद्यालय जा चुका है। तो ये इंग्लिश की तरह ही है, आप अगर इसको उसी प्रकार से समझते हो तो बहुत इजीली तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ पर हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। अपूर्ण वर्तमान यानी यह जो इसमें काम अभी समय चल रहा है, कंटिन्यू है, तो उसे हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान यानी आप सिंपल कह सकते हो जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान काल में होने का संदेह हो, यानी शायद वह फल तोड़ता हो, बिना कक्षा में पढ़ती होगी और शायद वह जा रहा हो। तो यहाँ पर हिंदी तरीके से यानी आप कह सकते हो ऐसे वाक्य, जैसे मैं अगर सिंपल कहूं कि आप शायद पढ़ रहे होंगे, यानी वो काम चल रहा है, अभी ये काम वर्तमान में ही चल रहा है। तो जैसे कि हम बोले कि वो जा रहे होंगे, वो जा रहे होंगे, वो पढ़ रहे होंगे, वो लिख रहे होंगे, वो पढ़ तो रही होगी। तो यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि वो पढ़ ही रही होगी, यानी क्या है, एक संदिग्ध वर्तमान है। वर्तमान में पता नहीं वो काम हो भी रहा है या नहीं, इसलिए इसको हम संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पे पूर्ण वर्तमान, यानी जिस क्रिया से वर्तमान काल में ही क्रिया के पूर्ण होने का बोध, जैसे उसने पढ़ा, महेश विद्यालय जा चुका, जैसे उसने पढ़ा, महेश विद्यालय जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रिया क्या है, खत्म हो चुकी है, उसने पढ़ लिया है, तो वैसे ही जैसे उसने पढ़ा तो वो विद्यालय जा चुका है। उसके बाद लास्ट है पूर्ण सातत्य वर्तमान, यानी क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया पहले से आरंभ होकर वर्तमान में लगातार चल रही है, उसे हम पूर्ण सातत्य, यानी जो क्रिया वो चल रही है, जैसे यह काम पहले से ही करता रहा हूं, तुम सोते रहे हो, यानी ये मैं काम, जैसे मैं तभी से कुछ भी मतलब कोई भी काम आप कह सकते हो और आप तभी से सो रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, पूर्ण सातत्य वर्तमान, यानी क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है क्रिया पहले से ही आरंभ होकर वर्तमान में अभी भी चल रही है। ठीक है, मैं खाना बना रही हूं और तुम अभी भी पढ़ रहे हो, यानी मैं खाना बनाने का काम पहले से ही कर रही हूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका यह पूर्ण सातत्य वर्तमान। तो ये हो गए वर्तमान काल के इतने प्रकार। ठीक है, चलिए अब भूतकाल के बारे में जानते हैं। भूतकाल के सेम वही होगा, भूतकाल यानी क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि यह कार्य समाप्त। भूतकाल में भी सामान्य भूतकाल, यानी वो मतलब वो जा चुका था, वो खाई थी, वो खाती थी, ये क्या है, सामान्य भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, वो जाता था, जैसे कि वो पढ़ रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी वाक्य आते हैं अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में वही, जैसे कि आप सभी को पता है कि राम पुरस्कार पा चुका था, उसमें है था, इसमें था है, तो बस नाम याद कर लीजिएगा। आसान या तत्कालिक भूतकाल, यानी जब क्रिया अभी अभी शीघ्र पूर्ण हुई है, तो उसे हम, जैसे ममता अभी गई थी, मीना रह गई, बस अभी अभी गई है, आप भी जाओ। तो ये क्या है, एक पूर्ण या आप कह सकते हो आसन या तत्कालिक भूतकाल है। संदिग्ध भूतकाल, जैसे कि हमने वहां अभी देखा कि क्रिया के जिस रूप में संदेह बना हो कि कार्य अभी पूरा हुआ है या नहीं, वो संदिग्ध भूतकाल है, यानी वह इलाहाबाद चली गई होगी। हो सकता है वो चली गई भी होगी, हो सकता है नहीं भी गई होगी। जैसे हमने वर्तमान काल में देखा था संदिग्ध वर्तमान काल में कि वो जा रही होगी, तो वो जा रही होगी अभी, या अभी गई ही नहीं होगी। उसी प्रकार वो चली गई होगी, तो हो सकता है उसका जो चलने की यानी इलाहाबाद जाने का काम है वो पूर्ण खत्म हो चुका, तो इसलिए इसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। हेतु भूतकाल, यानी जिस क्रिया से ज्ञात होगी क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी, तो उसे हम कहते हैं हेतु मद भूतकाल, यानी वह परिश्रम से पढ़ती तो फेल न होती, यानी अगर वो पढ़ी होती तो फेल, यानी किसी कारण से वो पढ़ न सकी या उसके पढ़ने में मन नहीं लगा जिसके कारण वो फेल हो गई। यदि वे जागते रहते तो चोरी नहीं होती, अगर वो जागे होते तो चोरी नहीं होती, यानी किसी कारण बस वो काम नहीं हो सका जिसके कारण वो दूसरे कार्य हो, मतलब कोई घटना घट जाती है, तो फिर उस वाक्य को हम क्या बोलते हैं, हेतु मत भूतकाल। तो अभी हमने वर्तमान काल के बारे में जाना और भूतकाल के बारे में जाना। अब हम जानेंगे भविष्य काल के बारे में। भविष्य काल यानी भविष्य काल के भेद। भविष्य काल
के दो भेद होते हैं, एक तो सामान्य भविष्यकाल और दूसरा संभाव्य भविष्यकाल। तो इसके सिर्फ जो आपके दो ही भेद होते हैं, अभी वर्तमान और भूतकाल में बहुत ज्यादा थे 6 और 7, लेकिन इसमें दो ही भेद है तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। सामान्य भविष्यकाल यानी जिस क्रिया से कार्य के सामान्य रूप से भविष्य में होने का पता चले, ठीक है, उसे जैसे रीटा स्कूल जाएगी, वे किताब पढ़ेंगे, संदीप आ जाएगा। संभाव्य भविष्यकाल, संभव है वो कल आए, शायद वो कल चला भी जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यानी जिस क्रिया से भविष्य में होने की संभावना हो, शायद वो आएंगे, शायद वो आएंगे यानी वो भविष्य में आएंगे। परसों स्कूल हमें शायद जाना होगा, हो सकता है कि स्कूल हम जाएंगे भी और हो सकता है कि स्कूल हम नहीं भी जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स आपके पास टाइम नहीं है तो इसलिए मैं आप सभी को पूरा एक ही वीडियो में सेपरेट लघु उत्तरीय, तो इतना मैं प्रयास करूंगी कि लघु उत्तरीय जो है इसको एक सेपरेट वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, वाचन का महत्व बताइए। वाचन का क्या डेफिनेशन होता है? वाचन के द्वारा व्यक्ति उन सभी के लिखित विचारों को ग्रहण कर सकता है जो अब संसार में नहीं है अथवा जिनकी उपस्थिति किसी भी कारण से संभव नहीं है। मौन वाचन के द्वारा हर एक व्यक्ति या विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुरूप लाभान्वित हो सकता है। वाचन के द्वारा उन व्यक्तियों को भी लिखी हुई बात से अवगत कराया जा सकता है लिखना पढ़ना नहीं जानते। अवकाश के छोरों का उपयोग दूसरों द्वारा सरलता से किया जा सकता है। वाचन एकाकी हो और सामूहिक दोनों प्रकार से संभव है। समूहित गायन भी वाचन के द्वारा संभव है। जब दूसरों को बहुत अधिक प्रभावित करता है तो यह एक क्या है, स्वाभाविक समस्या उत्पन्न हो उठती है। वाचन के कितने प्रकार है? तो जैसे आप सभी को पता है, महत्व जाना तो हमने सिंपल देखा कि सस्वर वाचन भी था और मौन वाचन के भी उद्देश्य या महत्व थे। तो यहाँ पे वाचन के प्रकार जो होते हैं दो प्रकार, एक तो सस्वर वाचन और मौन वाचन। तो हमने इसके बारे में कई बार डिस्कस किया है, मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में हम लोगों को अब डिस्कस करना चाहिए। तो फ्रेंड्स 1 मिनट इसको थोड़ा रोटेट सही करते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन है, मौन वाचन की क्या आवश्यकता है, यानी मौन वाचन की आवश्यकता क्यों है। अभी तक हमने मौन वाचन की महत्व जाना था, मौन वाचन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मौन वाचन की आवश्यकता क्यों है। मौन वाचन की आवश्यकता जो होती है 2-3 दृष्टियों से हो सकती है, जिसमें पहला, मौन वाचन में प्रत्येक छात्र पठितांश का वाचन अपनी अपनी गति से, यानी जिस तरीके से उनका स्पीड रहेगा, जैसे पढ़ने का स्पीड रहेगा उसी के अनुसार वो अपने मन में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा ये, यदि पाठ्यक्रम का कोई वाक्य या वाक्यांश विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा है तो उसी वाक्य या वाक्यांश को उस समय तक बार बार पढ़कर समझने का प्रयास कर सकता है जब तक कि वह वाक्य या वाक्यांश समझ में न आ जाए। तो हमने पहला देखा कि जिस गति से, या कोई अगर 2-3 बालक हैं तो जैसी उनकी स्पीड रहेगी उसी के अनुसार वो पढ़ेंगे। दूसरा ये कि अगर किसी व्यक्ति को कोई शब्द पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो वो उसको बार बार पढ़ेगा जब तक वो सही नहीं कर लेगा। तीसरा ये, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने हेतु मौन वाचन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये 3 आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मौन वाचन क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है कि प्रवाच्य शब्द का अर्थ लिखते हुए कुछ, यानी समानार्थी, एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्द होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रवाची। जैसे कि अग्नि का आग, पावक, अनल, कृषाणु, व्रही, दहन, ज्वाला। असुर का जो प्रवाची हो जाता है दैत्य, धनुज, निशाचर, रजनीचर, दानव। अश्व का घोड़ा, वजी है, सैंदार्व, रविपुत्र, रविसूत। अमृत का मधु, सुधा, सोम, पीयूष, सूर्यभोन, शशिरस, अमी। आंख का नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण हैं आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप देख सकते हो पूरा यहाँ तक दिया है, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इसको हम लोग डिस्कस, और इतना ही अगर आप प्रवाची याद कर लेते हो तो बहुत बाहर से याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसी में से क्वेश्चन पूछेगा। सो हमने यहां तक देखा था, आंख का नेत्र हो जाता है, नयन हो जाता है, चक्षु और लोचन। आकाश का जो होता है अंतरिक्ष, अंबर, गगन, नभ, व्योम, आसमान। इंद्र का होता है देवेंद्र, सुरपति, देवेश, पुरंदर, सुरेंद्र। कमल का जलज,
पंकज, सरोज, अरविंद, पुंडरिक, कुंज। यानी कमल का लास्ट में ज होता है, पुंडरिक और अरविंद दो याद कर लीजिएगा। गंगा का सुरसरी, भागीरथी, जहानवी, मंदाकिनी, देवनदी। गणेश का लंबोदर, गजानन, गणपति, भवानी नंदन। गृह का घर, गेह, सदन, धाम, निकेतन, भवन। ठीक है। उसी प्रकार चंद्रमा का चंद्र, राकेश, सोम, निशानाथ, रजनीश। जल का वरी, नीर, अंबु, पय, सलील, पानी। तालाब का सरोवर, ताल, जलाशय, सड़, तड़ाग, सारंग। दिन का दिवस, वासर, दिवा, याम, वार। देवता का जो हो जाता है देव, अमर, अमृत्य, शूर, वसु। नदी का होता है सरिता, तरंगिनी, निर्झरी। पवन का वायु, शमीर, हवा, अनिल। पर्वत का पहाड़, सैल, गिरी, भूधर, अचल। पक्षी का देखिए क्या क्या हो जाता है, खग, नभचर, पखेरु, विहंग। पखेरु वाला महत्वपूर्ण है। पुष्प का फूल, वेरी इजी है, मंजरी, कुसुम, ये भी इजी, सुमन और प्रसून। ये तीन है फूल का। देखिए पुष्प का फूल होता है, ये तो आपको पता ही होगा। कुसुम भी आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन मंजरी, सुमन और प्रसून ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, कुसुम, मंजरी, प्रसून ये क्या है, पुष्प के है। पृथ्वी का भूमि सिंपल है, वसुंधरा, भूमि, भू ये भी इजी है, धरा ये भी इजी है, अवनी और वसुधा ये दो महत्वपूर्ण है। पृथ्वी का अवनी, वसुधा और धरा ये तीन महत्वपूर्ण है, जिसको आप याद कर सकते हो। बादल का जलधर, मेघ, पयोद, पयोद महत्वपूर्ण है। घन, वरिद और वरिद, यानी पयोद, वरिद और वारिधर आप इसको याद कर लीजिएगा। बिजली का देखिए, बिजली का विद्युत तो पता है, चल्पा, चंचला, दामिनी, छड़दा, तड़ित। तो यहाँ पर बिजली की महत्वपूर्ण है, देखिए तड़ित, चंचला, चल्पा, दामिनी, छड़दा। तो ये सभी क्या है, बिजली के पर्यायवाची है। मृग का हिरण, शारंग, कुरंग, मृडिक, करशायर। महादेव का शिव, शंकर, नीलकंठ, गिरजापति ये याद कर लीजिएगा। मोर का मयूर, नीलकंठ, देखिए इसमें भी है शिखी, शारंग, केकी। राजा को नृप भी कहते हैं, नरेश भी कहते हैं, औनीपति भी कहते हैं, औनीस भी कहते हैं, नरेंद्र भूप। उसके बाद देखिए रात्रि की, रात, निशा, रजनी, रैन, यामिनी हो जाता है। वृक्ष का पेड़, तरु, पादप, विटप, द्रुम, दली। समुद्र का जल निधि, वारिश, रत्नाकर, सागर, उदधि। सूर्य का जो होता है रवि, अर्क, दिवाकर, सविता, भानु, आदित्य, दिनेश। सिंह का जो होता है शेर, व्याघ्र, वनराज, पंचानन, मृगेंद्र। हाथी का जो होता है गज, दंती, कुजंग, मतंग। हिमालय का हिमाचल, पर्वतेश, नागाधिराज, भूधर, पति। तो ये इतने सारे पर्यायवाची हैं, आप वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा और अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। अब देखिए विलोम शब्द किसे कहते हैं, कुछ शब्दों के युग्म जो परस्पर विरोधी होते हैं, ऐसे युग्म को विलोम या विपरीतार्थक कहते हैं। अंधकार का प्रकाश, अच्छा का बुरा, अमीर का गरीब, अमृत का विष। तो ये विलोम वेरी सिंपल है, आप इसको कर सकते हो, इतना ज्यादा दिया है सो मुझे नहीं लगता इसको डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ समानार्थक शब्द बताइए, यानी अज्ञ का जिससे कुछ भी ज्ञान न हो, अनभिज्ञ जैसे किसी बात की जानकारी ना हो। तो आप देख सकते हो अज्ञ या अनभिज्ञ दोनों का अर्थ सेम, जिसे कुछ भी ज्ञान न हो, जिसे किसी भी बात की जानकारी न। अपराध, सामाजिक कानूनों का उल्लंघन करना। पाप, धार्मिक नियमों का उल्लंघन करना। अमूल्य, जिस वस्तु की कीमत का अंदाजा न लगाया जा सके। बहुमूल्य, बहुत ज्यादा कीमती। अर्घ, जलदान। अस्त्र का, शस्त्र तो जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है जैसे बाण। शस्त्र जो हथियार हाथ में पकड़कर चलाया जाता है, तलवार। तो अस्त्र और शस्त्र के ये दो, यानी देख सकते हो मारा तो दोनों से ही जाता है, लेकिन इसको हम हथियार को फेंक कर मारते हैं, और शस्त्र इसको हम क्या करते हैं, हाथ में पकड़ कर चलाते हैं जैसे बाण और तलवार। आज्ञा, आदेश, बड़े व्यक्ति द्वारा दिया गया निर्देश, किसी उच्च अधिकारी द्वारा हुक्म। तो दोनों आदेश ही हुआ, ठीक है। निर्णय यानी फैसला, न्याय, जिस तरीके से न्याय होगा उसी का फैसला। आदि का मानसिक कष्ट, और व्याधि का शारीरिक कष्ट, यहाँ पे मानसिक रहेगा, मानसिक नहीं रहेगा। उसके बाद अलौकिक का, इस लोक संसार में न पाए जाने वाली वस्तु। अस्वाभाविक का, जो प्रकृति से मेल न खाता हो।
सो आप देख सकते हो हर एक का सेंटेंस का यही एक ही मीन्स निकल रहा है, लेकिन इसके अलग अलग अर्थ हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां का क्या अर्थ है? तो मुहावरे का जो अर्थ हो जाता है, मुहावरे शब्द का अर्थ मुंह चढ़ी बातें, यानी कोई भी वाक्य जिसका शब्दार्थ न लेकर अर्थ लिया जाए, मुहावरा कहलाता है। मुहावरे भाषा में सरलता एवं स्वभावता में लाते हैं, लेकिन जो लोकोक्तियां होती हैं, लोक प्लस उक्ति अर्थात जनता में प्रचलित उक्तियां, लोकोक्तियां पूरे वाक्य की भांति प्रयुक्त होती है। जैसे मुहावरा अंगूठा दिखाना, यानी इसका अर्थ होता है मना करना, निराश करना। प्रयोग, जब मैं श्याम से अपने दिए रुपए मांगने लगा तो उसने साफ अंगूठा दिखा दिया, यानी इसका सिंपल अंगूठा, यानी हम इसके अर्थ के बारे में जानेंगे, मना करना, निराश करना। ठीक है। अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, आंखें चुराना, छिपना, सामने न आना, आकाश में तारे तोड़ना, असंभव कार्य को पूरा करना, क्योंकि हम आकाश में तारे थोड़ी ना तोड़ सकते हैं, तो यही इसलिए इसका अर्थ होता है असंभव कार्य को पूरा करना। आकाश पाताल एक करना, अत्यंत कठिन परिश्रम करना। तो फ्रेंड्स, आप सभी को आकाश पाताल एक करके जो अपनी प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से करना है। आंखों का तारा होना यानी अत्यंत प्रिय होना। खून की नदी बहाना यानी भयंकर युद्ध होना, जैसे आपने सुना भी होगा, आज खून की नदी बहेगी। चार चांद लगना यानी शोभा बढ़ाना। छक्के छुड़ाना, परास्त होना, जैसे इस टाइम अभी आप क्रिकेट देख रहे हो जिसमें यही हो रहा है, हार जीत चल रही है। जाने के लाले पड़ना यानी प्राण बचाना, कठिन होना। दांत खट्टे करना, हराना। 9 10 11 हो जाना, वेरी सिंपल, भाग जाना। दाल में काला होना, संदेह होना, जैसे दाल ही नहीं, दाल पूरी काली है। बाल की खाल निकालना यानी व्यर्थ की नुक्ताचीनी करना। हाथ मिलाना, हाथ मलना, पछताना। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, लोकोक्तियां, अभी तक हमने मुहावरा देखा, अब लोकोक्तियां क्या होती है? अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। ये क्या है? एक लोकोक्ति है। अपनी तारीफ स्वयं करना, यानी हमने देखा जो मुहावरा होता है उसका क्या, अभी लोकोक्तियां में हमने देखा कि जो इसका डिफिनेशन होता है, लोकोक्तियां यानी लोकोक्ति यानी लोक प्लस उक्ति अर्थात जनता में प्रचलित उक्तियां, जो लोगों में जो उक्तियां प्रचलित होती है वैसे ही हम वाक्य शब्द को लेते हैं, यानी आम बोलचाल भाषा में जो भी हम वाक्य शब्द को लेते हैं उसी को हम लोकोक्तियां बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जो सेंटेंस है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, तो ये आप खुद बता दोगे, अपनी तारीफ स्वयं करना। आम के आम, गुठलियों के दाम, तो यहाँ पे क्या आम चाल बोलचाल भाषा में हम बोलते हैं ना, आम के आम बोलते हैं, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ। आटे दाल का भाव मालूम होना, यानी मुसीबतों का पता लगाना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी को निर्दोष से अकड़ना। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम वस्तु मिलना। काला अच्छा भैंस बराबर, आम बोलचाल भाषा में हम लोग बोलते हैं ना ये सब, तो ये क्या है? एक लोकोक्ति है। बिना पढ़ा लिखा आदमी। कंगाली में आटा गीला, यानी परेशानी में और अधिक परेशानी पैदा होना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्तिशाली मनुष्य की ही जीत होती है, जो गरजते वो बरसते नहीं। ठीक है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यानी दूर से बुरी वस्तु भी अच्छी, यानी हम देख सकते हो ये जितने भी लोकोक्तियां क्या है आम बोलचाल भाषा में, यानी जो लोग प्रयुक्त करते हैं ऐसे शब्द को। ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो हाथ मलना, तो ये हम थोड़ी ना बोलते हैं हाथ मलना, तो यहाँ पे इसका अर्थ हम देखते हैं, हाथ मलना यानी पछताना, बाल की खाल निकालना। सो यहाँ पे आपने देखा कि जो आपका मुहावरा होता है वो उस मुहावरे से एक अर्थ निकलता है, लेकिन जो आपका ये लोकोक्तियां होती है जो हम आम बोलचाल में बोलते हैं उससे एक अर्थ निकलते हैं, जो गरजते हैं बरसते नहीं, यानी लोग बोलते हैं ऐसा, दूर के ढोल सुहावने नहीं होते हैं। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का, ना इधर का ना उधर का, व्यर्थ। मौन वाचन का कोई 2 उद्देश्य बताइए, जो कि हमने कई बार। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो लास्ट में जोड़ता है। ठीक है। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण यानी धवन सफल बल्लेबाज है, मोदी जी कुशल प्रशासक हैं, सफल और कुशल विशेषण हैं। ठीक है। यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वही क्या होता है? विशेषण।
विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? विशेषण। मौलिक लेखन का क्या महत्व है? तो मौलिक लेखन का महत्व होता है लेखक के दो पक्ष होते हैं, बाह्य पक्ष या यांत्रिक पक्ष, जिसमें वर्ड, वर्तनी, विराम चिन्ह, वाक्य का गठन होता है। दूसरा आंतरिक पक्ष, जिसमें मौलिक अभिव्यक्ति पक्ष भी होता है। मौलिकता तभी आ सकती है जब कल्पना, तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास हो, तो ये हो जाता है मौलिक। अब देखिए फ्रेंड्स, पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यद्यपि आज का युग तकनीकी दूरसंचार का युग है, तथापि संचार के माध्यम के रूप में पत्रों का आदान प्रदान भी आवश्यक होता है। पत्र लेखन एक कला है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति परिचित नहीं है। पत्र द्वारा गैरों को अपनाया जा सकता है। इसे यदि भाषा में तनिक सी लापरवाही हो जाए तो अपने बेगाने बन जाते हैं। पत्रों द्वारा मिलना जुलना अर्थात मेल जोल हो जाता है। दूरभाष पर अपनी बात विस्तार से नहीं कह पाते, न ही किसी भ्रांति का स्पष्टीकरण दे सकते हैं। ये केवल पत्र के माध्यम से ही संभव है। अब देखिए फ्रेंड्स, सस्वर और मौन वाचन में क्या अंतर है, जो कि हमने कई बार डिस्कस किया। सस्वर वाचन जो बोलते हैं, मौन वाचन जो हम मन में पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके भेदों का उल्लेख कीजिए। पुरुषवाचक, इसके एक वचन तथा बहुवचन में अंतर होता है। जैसे पुरुषवाचक हम, तू, आप, मुझे, हमको, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरे लिए, जैसे आपके लिए, तुझे, आपको, तेरा, आपका, उसको, उनको, उससे, उनसे, ये क्या है? एक आदर्श, ठीक है। मेरे लिए जैसे आपके लिए, आपको। अब देखिए फ्रेंड्स, उपसर्ग तथा प्रत्यय में क्या अंतर है, जिसको पता है। क्रिया विशेषण क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस किया। जो ऐसी विशेषता जो क्रिया की विशेषता बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। यानी पिताजी बाहर घूमने जा रहे हैं, यानी जा रहे हैं, यानी कहाँ घूमने जा रहे हैं? तो बाहर घूमने जा रहे हैं। खरगोश तेज दौड़ता है, दौड़ना क्या है? क्रिया। तेज दौड़ता है यानी क्रिया की विशेषता बताता है। उसके बाद है गद्य शिक्षण के समान उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। छात्रों को शब्द भंडार वृद्धि करना, छात्रों को मुहावरों, लोकोक्तियां, समासिक पदों, आप सभी को इसकी जानकारी हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी को पता है कि वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। सिंपल मतलब साधारण, मिश्रित और आपका संयुक्त। 2 या 2 से अधिक सार्थक समूहों को जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। उपकार, अनुपम, उपेक्षा, खग शब्दों के 2-2 पर्यायवाची लिखिए। उपकार का कृपा, अनुग्रह, उपेक्षा का अवहेलना, तिरस्कार, उपहास, अनुपम का अनूठा, अनोखा, खग का चिड़िया, गगनचर, पखेरु, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। समास किसे कहते हैं, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगला है कि विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द क्या है। अभी हमने डिस्कस किया गद्य पद, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन है। देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने जितना उधर क्वेश्चन डिस्कस किया लघु उत्तरीय में, वही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम यानी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने के लिए, यानी संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा वैसा, जिस तिस। तो यानी सिंपल आप सभी को समझ में आ गया होगा, संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों में संबंध स्थापित करने के लिए, प्रकट करने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग या करते हैं, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, सो, जैसा वैसा, जिस तिस, ये सभी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, क्योंकि समास का ही है। जिन समास में दोनों पद किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कहा जाता है बहुव्रीहि समास। नीलकंठ, नील है कंठ जिसका। उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर क्या है, कई बार ही हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी लघु उत्तरीय के क्वेश्चन थे हिंदी के, और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इतना ही पढ़ लेते हो तो आपको अति लघु कहूं या लघु उत्तरीय, अगर आपको टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा, वरना बस आप इतना ही पढ़ लेते हो तो हिंदी में बहुत ज्यादा है। और आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे से पवन सीरीज में दिया है। सो आप
के पास अगर कुछ भी हिंदी में नहीं पढ़ा है तो बस इतना ही पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा है। मैं अति लघु भी कवर कर लेती हूँ, लेकिन इसको हम एक सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, देख सकते हो। वही क्वेश्चन को शॉर्ट में करेगा, कहानी का महत्व क्या है, समास किसे कहते हैं, पर्यायवाची दे देगा, उसका आंसर पूछेगा। तो इसी तरीके से इसको शॉर्ट में पूछेगा। बहुविकल्पीय प्रश्न सेम वही, इसको भी हम प्रोवाइड कर देंगे, बिल्कुल डोंट वरी। सो फ्रेंड्स, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स मित्र को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।